बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक फॉर फन। जैसा कि आज हम मॉडल टेक्स्ट बुक ऑफ मैथमेटिक्स क्लास 9 जो कि हमारी फेडरल टेक्स्ट बोर्ड की बुक है, आज हम इसका चैप्टर नंबर 8 एक्सरसाइज 8.1 इंशाल्लाह आज की वीडियो में हम कंप्लीट सॉल्व करेंगे। जैसे कि हमारे चैप्टर का नाम है ज्योमेट्री ऑफ स्ट्रेट लाइन, यानी हमारी ये जो एक्सरसाइज है ज्योमेट्री से रिलेटेड है। ज्योमेट्री में क्या होता है, ज्योमेट्री में हमारे पास जो इस एक्सरसाइज में जो कि हमने समझना है वो हमारे पास क्या है, ग्रेडियंट्स एंड इंक्लिनेशन। ग्रेडियंट से मुराद क्या होता है, स्लोप, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल m के साथ। ये बात आप लोगों ने अपने माइंड में रख लेनी है। ग्रेडियंट किसको कहते हैं, ग्रेडियंट कहते हैं हम स्लोप को, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल m के साथ। हुज इंक्लिनेशन इज, इंक्लिनेशन इज यानी यहाँ पर हमारे पास क्या गिवन है, एंगल्स। इससे मुराद क्या हो गया कि इंक्लिनेशन हम किसको कहते हैं, इंक्लिनेशन से मुराद होता है एंगल। और ये कौन सा एंगल होता है, कैसा एंगल होता है, ये हम क्वेश्चन नंबर 2 में आपके साथ कंप्लीटली एक्सप्लेन करेंगे। फिलहाल क्वेश्चन नंबर 1 में हमने यहाँ पर ग्रेडियंट को फाइंड करना है, यानी स्लोप को हम लोगों ने फाइंड करना ऑफ अ लाइन को। तो चले हम रजिस्टर पर आ जाते हैं, वहीं से हम हर क्वेश्चन का जो पॉइंट्स जो कि उस क्वेश्चन के साथ रिलेटेड हो गए, हम हर क्वेश्चन में साथ साथ उनको एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 पर आ जाते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 में एक फार्मूला यूज़ किया जा रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पर ग्रेडियंट को फाइंड करना है जिसमें हमारे पास इंक्लिनेशन गिवन होगा। तो हमारा जो फार्मूला जो कि हमने यूज़ करना है वो हमारे पास है m = tan थीटा। m से मुराद क्या है, स्लोप, यानी जो ग्रेडियंट है वो हमारे पास गिवन है, स्लोप हमारे पास गिवन होगा, तो उस केस में हमारा फार्मूला ये होगा, यानी ये वो फार्मूला है जो कि हमारी इस एक्सरसाइज में यूज़ किया जा रहा है। इसी फार्मूले से मज़ीद फार्मूले भी बनाए जाएंगे। सो चले हम पार्ट नंबर 1 पर आ जाते हैं। जैसे कि हमारे पास क्या गिवन है, एंगल हमारे पास कितना गिवन है, 0 डिग्री। 0 डिग्री हमारे पास क्या है, एंगल, जिसका मतलब क्या हो जाएगा कि हम यहाँ पर लिख देंगे कि जो हमारा एंगल है, एंगल को हम इसी तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, वो हमारे पास है 0 डिग्री। फार्मूला हमारे पास क्या है, m = tan थीटा। tan थीटा हमारे पास क्या है, एंगल किसके इक्वल है, 0 डिग्री। सो यहाँ पर देखें tan 0 डिग्री अगर आप कैलकुलेटर से भी फाइंड करें तो आप लोग के पास 0 ही आता है। इसका मतलब है कि यहाँ पर जो हमारा स्लोप है वो हमारे पास 0 आ चुका है। नेक्स्ट एंगल हमारे पास कितना गिवन है, 30 डिग्री। तो हम यहीं पर ही लिख देते हैं कि हमारा जो एंगल है वो 30 डिग्री है। हम लोगों ने यहाँ पर स्लोप फाइंड करना है। स्लोप का फार्मूला हमारे पास टेंजेंट थीटा है। यहाँ पर tan और थीटा की वैल्यू हमारे पास 30 डिग्री है, जिसका मतलब क्या हो जाएगा कि tan 30 हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, tan 30 हमारे पास 0.577। हम 3 डेसिमल प्लेसेस तक यहाँ पर इसको राइट कर देंगे। नेक्स्ट हम आ जाते हैं, यहाँ पर क्या है, एंगल हमारे पास कितना गिवन है, 60 डिग्री। तो हम यहीं पर ही लिख देंगे कि एंगल 60 डिग्री है। फार्मूला हमारे पास है tan थीटा। यहाँ पर हमारे पास क्या है, tan थीटा कितना है, 60 डिग्री। सो tan 60 डिग्री की जो वैल्यू है वो हमारे पास आ जाएगी 1.732। बस हम 3 डेसिमल प्लेसेस लेंगे, 1.732। नेक्स्ट हमारे पास 90 डिग्री गिवन है। 90 डिग्री हमारे पास क्या है, एंगल। जब ये एंगल है तो हमारा फार्मूला हमारे पास है m = tan थीटा। tan लिख देंगे, और यहाँ पर थीटा क्या है, 90 डिग्री। इसका मतलब हो जाएगा कि हमारा जो tan 90 डिग्री है वो यहाँ पर मैथ एरर से मुराद है कि वो हमारे पास क्या है, अनडिफाइंड है। अनडिफाइंड के लिए हम ये वाला सिंबल लगा देते हैं और लिख देते हैं ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, हमारे पास एंगल गिवन है 120 डिग्री। तो यहाँ पर ही हम लिख देंगे कि एंगल 120 डिग्री है।
फार्मूला हमारे पास है tan थीटा। जैसा कि हमारे पास जो टेंजेंट थीटा की वैल्यू, थीटा क्या है 120 डिग्री। जब हम यहाँ पर tan 120 डिग्री करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू है वो नेगेटिव में आ रही है। तो हम ओनली 3 डेसिमल प्लेसेस लेते हैं, इसलिए हम -1.732 ही लेंगे, -1.732। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, एंगल हमारे पास गिवन है 150 डिग्री, जिसका मतलब है कि हम लिख देंगे कि जो थीटा है वो 150 डिग्री है। फार्मूला हमारे पास आ जाएगा tan थीटा, टेंजेंट थीटा, यानी टेंजेंट थीटा हमने क्या कहा था कि वो कितना है 150 डिग्री। अब हम कैलकुलेटर से इसकी वैल्यू को यहाँ पर राइट कर देंगे, तो ये वैल्यू भी हमारे पास नेगेटिव 0.577 हम यहाँ पर ले लेंगे, -0.577। नेक्स्ट हमारे पास 170 डिग्री है, यानी इसमें जो हमारा एंगल है वो 70 डिग्री है। फार्मूला हमारे पास m = टेंजेंट थीटा। जैसा कि हमारा जो थीटा है वो हमने क्या कहा था, वो है 170 डिग्री। अब हम कैलकुलेटर से कर लेते हैं कि टेंजेंट 170 की वैल्यू हमारे पास क्या आती है। वो हमारे पास आ रही है -0.176। हम यहाँ पर लेंगे -0.176। नेक्स्ट हमारे पास जो कि लास्ट पार्ट है, इसमें हमारे पास एंगल कितना गिवन है 45.5। फार्मूला हमारे पास है m = टेंजेंट थीटा। थीटा को जैसे कि हमने कहा था कि वो कितना है 45.5 डिग्री। अब हम यहाँ पर टेंजेंट 45.5 करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी 1.0176 समथिंग ना। तो अब यहाँ पर देखें, हम अगर यहाँ पर ले लेते हैं 4 डेसिमल प्लेसेस, 4 डेसिमल प्लेसेस हम ले रहे हैं, जिसका मतलब है कि 4 डेसिमल प्लेस पर 6 है, जिसकी वजह से ये 7 राउंड ऑफ होकर 8 हो जाएगा। तो अब हम आंसर राइट करेंगे 1.018, 7 नहीं राइट करेंगे, क्योंकि यहाँ पर क्या है 4 डेसिमल प्लेस पर हमारे पास 6 है, जिसकी वजह से ये राउंड ऑफ होकर हमारे पास यहाँ पर 8 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीटली सॉल्व हो चुका है। अब क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे कहा जा रहा है फाइंड इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन हुज स्लोप इज। अच्छा, इस क्वेश्चन में अब हमारे पास स्लोप गिवन है और हम लोगों ने यहाँ पर इंक्लिनेशन यानी हमने यहाँ पर एंगल को फाइंड करना है। फार्मूला तो हमारा सेम वही होगा जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 1 में था, सिर्फ और सिर्फ थोड़ी सी चेंज करनी पड़ेगी। वो अब हम आ जाते हैं रजिस्टर पर और आपको तमाम का तमाम इंक्लिनेशन के अकॉर्डिंग आपको समझा देते हैं। जैसे कि इंक्लिनेशन से मुराद क्या होता है, इंक्लिनेशन से मुराद एंगल होता है, और ये एंगल कहाँ पर होता है, ये एंगल हमारा पॉजिटिव एक्सिस पर ये एंगल हमारा पाया जाता है। यानी हम ये भी कह सकते हैं कि ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है। एक पॉइंट हो गया, ये दूसरा पॉइंट। अब इस एंगल की डायरेक्शन क्या होती है, ये जो हमारा एंगल जिसको हम इंक्लिनेशन से समझा रहे हैं, ये एंगल हमारा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में पाया जाता है। एंटी अब आपको एक दूसरा पॉइंट भी समझाना ज़रूरी है। एक तो अगर हमारे पास ये एंगल जब हम फाइंड करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 में, अगर पॉजिटिव आएगा जिसका मतलब क्या होगा कि वो हमारा क्या है, सही है। लेकिन कुछ के साथ हमारे पास 3 और 4 पार्ट ऐसा है जिसमें हमारे पास नेगेटिव वैल्यूज़ है। नेगेटिव वैल्यूज़ का मतलब है कि जो हमारे पास जो एंगल आएगा वो नेगेटिव होगा। उस केस में हम क्या करेंगे, नेगेटिव एंगल से मुराद होगा, जैसे कि हम आपको अब यहाँ से समझा रहे हैं।
ये हमारा एक्स एक्सिस हो जाएगा, ये हमारा वाई एक्सिस हो जाएगा। अब यहाँ पर ये हमारा क्या बन रहा है, एक एंगल। जैसा कि हमने बताया था कि ये एंगल बनता है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ये एंगल बनता है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। जब हमारे पास कोई भी एंगल जो कि हमारे पास नेगेटिव में वैल्यू आएगी, इंक्लिनेशन हम फाइंड कर रहे हैं, अगर हमारे पास नेगेटिव वैल्यू आएगी उसका मतलब होगा कि वो एंगल हमारे पास क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इस तरीके से बन रहा है, तब उसकी वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है, नेगेटिव में आ रही है। उस केस में हम क्या करेंगे कि जब हमारा एंगल नेगेटिव होगा, उस केस में हम क्या करेंगे, 180 में से जो एंगल हमारा आ जाएगा, ओनली न्यूमेरिकल वैल्यू को हम यहाँ पर माइनस करेंगे ताकि हमारा जो एंगल है वो पॉजिटिव आ जाए, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आ जाए। ठीक हो गया। अब यहाँ पर जो हमारा फार्मूला है, मेन पॉइंट तो हमारा फार्मूला होगा, क्योंकि फार्मूले के बगैर हम अपना क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं कर सकते। जैसे कि हमारा जो फार्मूला था जिसकी मदद से हमने स्लोप फाइंड किया था वो ये था, m इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा। लेकिन यहाँ पर तो हमने एंगल को ही फाइंड करना है। जब हमने एंगल को फाइंड करना है तो उस हिसाब से अब हम यहाँ पर अगर हम इस तरीके से लिख दें टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू m, तो बात कुछ गलत नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर भी ये m के इक्वल है, ये दोनों क्या है, एक दूसरे के इक्वल है। हमने इक्वल इसलिए लिखा था कि हम जब फार्मूला बनाए तो आपको आसानी से समझा सके अपना वो पॉइंट। जैसा कि हमने यहाँ पर क्या फाइंड करना है, हमने यहाँ पर एंगल को फाइंड करना है। एंगल के साथ जो टेंजेंट है ये जब दूसरी तरफ चला जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, टेंजेंट इनवर्स हो जाएगा। इसका मतलब है कि जो फार्मूला हमने क्वेश्चन नंबर 2 में यूज़ करना है वो हमारा क्या होगा कि एंगल इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स m। m से मुराद क्या होगा, स्लोप। ठीक है, जो कि हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 में गिवन है। सो इस फार्मूले की हेल्प से अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। जैसा कि हमारे पास यहाँ पर स्लोप गिवन है, स्लोप हमारे पास क्या है, 0। ये जो स्लोप है हम इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं m के साथ, यानी हमारे पास स्लोप गिवन है 0। फार्मूला जो कि हमारे पास इंक्लिनेशन का है वो मैंने अभी आपको समझा दिया था, यानी हमारे पास आ जाएगा एंगल इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स m। अब m की जगह पर हमने क्या राइट कर लेना है, m की जगह पर हमने m की वैल्यू जो कि 0 है अब हम वो राइट कर देंगे, तो हमारे पास जो टेंजेंट इनवर्स ऑफ 0 है वो हमारे पास 0 ही आएगा। बेशक आप कैलकुलेटर से चेक कर लें। पार्ट नंबर 1 हमारा सॉल्व हो चुका है। अब हम पार्ट नंबर 2 पर आ जाते हैं। जैसे कि ये हमारे पास क्या गिवन है, ये जो 0.577 ये हमारे पास गिवन है स्लोप को हम m से रिप्रेजेंट करते हैं। हमने यहाँ पर एंगल को फाइंड करना है, सो एंगल का जो फार्मूला है वो हमें मालूम है, टेंजेंट इनवर्स m। अब यहाँ पर देखें हमारे पास जो m की वैल्यू है वो हमारे पास है 0.577। अब हमने क्या कर लेना है कि इसका टेंजेंट इन्वर्स कर लेना है। पहले हम शिफ्ट प्रेस करेंगे, देन हम 10 को प्रेस कर देंगे। ब्रैकेट में हमारी जो वैल्यू है वो है 0.577। सो ये हमारे पास इक्वल टू आ जाएगी 29.98। हम ओनली 2 डेसिमल प्लेसेस तक इसको ले लेंगे। हम यहाँ पर क्या राइट कर रहे हैं, 29.9। चले हम ओनली 1 डेसिमल प्लेस तक ले लेते हैं, ज़्यादा हम नहीं राइट करते। तो अगर हम देखें तो ये क्या हो रहा है, राउंड ऑफ हो रहा है। जब ये राउंड ऑफ हो रहा है तो ये हमारे पास किसकी इक्वल आ रहा है, इस 9 की वजह से ये वाला 9 राउंड ऑफ होकर अब ये हमारे पास हो जाएगा 30 डिग्री। यानी जो हमारा इंक्लिनेशन जो कि हमने फाइंड करना था ऑफ अ लाइन वो हमारे पास क्या आ चुका है, 30 डिग्री। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, -1.732। अब ये क्या है, हमारे पास स्लोप गिवन है, हमने यहाँ पर एंगल फाइंड करना है। एंगल का फार्मूला हमारे पास है टेंजेंट इनवर्स m।
जैसा कि यहाँ पर हमारे पास m की जो वैल्यू है वो है -1.732। अब हम यहाँ पर इस वैल्यू को राइट करेंगे। शिफ्ट दबाकर पहले हम 10 राइट कर देंगे, देन हम ब्रैकेट को प्रेस कर देंगे, -1.732 ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो क्या आ चुका है, -59.9। हम ओनली 1 डेसिमल प्लेस तक ही राइट कर रहे हैं। तो यहीं से मैं आपको समझा देती हूँ कि हमारे पास क्या आ चुका है, -59.9। 9 की वजह से ये क्या हो जाएगा, ये राउंड ऑफ हो जाएगा। इस डेसिमल वाले 9 की वजह से ये राउंड ऑफ होकर 59 से 60 बन जाएगा। सो हम यहाँ पर राइट कर देंगे -60। बस अब हमने यहाँ पर आपको राउंड ऑफ करके सिखा दिया था, अब हमने डायरेक्ट राउंड ऑफ करके राइट कर दिया है। जैसे कि ये वैल्यू हमारे पास क्या आई है, नेगेटिव में। नेगेटिव से मुराद है कि ये एंगल हमारे पास क्लॉकवाइज बन रहा है, लेकिन इंक्लिनेशन में जो एंगल बनता है वो हमारा एंटी क्लॉकवाइज बनता है। जब हमारे पास यहाँ पर वैल्यू नेगेटिव में आएगी उस केस में हम क्या करेंगे, इसको 180 में से माइनस कर देंगे। सो अब हम यहाँ पर राइट कर देंगे इंक्लिनेशन से मुराद होगा एंगल, जो कि अब हमने इंक्लिनेशन का जो एंगल होता है वो हमेशा पॉजिटिव में हमारे पास आता है। तो उस केस में अब हम क्या करेंगे, 180 डिग्री में से माइनस कर देंगे 60 को। 60 डिग्री को जब हम माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 120 डिग्री, यानी जो इंक्लिनेशन ऑफ एंगल है पार्ट नंबर 3 का वो हमारे पास 120 डिग्री आ जाएगा। -0.364, यानी ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है स्लोप। हमने यहाँ पर एंगल को फाइंड करना है। एंगल का फार्मूला हमारे पास है tan इनवर्स m। अब हमने यहाँ पर m की जगह पर उसकी वैल्यू को राइट कर लेना है, जो कि हमारे पास है -0.364। अब जब हम tan इनवर्स ऑफ दिस वैल्यू करेंगे, सबसे पहले शिफ्ट दबाकर 10 को राइट कर देंगे, देन ब्रैकेट -0.364 ब्रैकेट क्लोज कर लेंगे। तो हमारे पास आ जाएगा -20.00। बस हम ओनली 1 डेसिमल प्लेस तक जहाँ पर 00 है, तो इसका मतलब है कि हम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ -20 को राइट कर देंगे। जैसे कि यहाँ पर भी क्या है, जो एंगल आ चुका है वो नेगेटिव में। इंक्लिनेशन का जो एंगल होता है, एक तो वो पॉजिटिव में होता है, दूसरा वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होता है, वो एक्स एक्सिस पर होता है। इसका मतलब है कि ये हमारे पास क्या बन रहा है, क्लॉकवाइज। हमने इसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बनाना है, तो उसके लिए हम क्या कर लेंगे, अब हम यहाँ पर राइट कर देंगे 180 डिग्री में से जब हम माइनस कर देंगे 20 डिग्री, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 160 डिग्री। और यही इसका आंसर है। आपकी बुक में जो आंसर गिवन है पार्ट नंबर 4 का वो क्या है, वो रॉन्ग है। क्वेश्चन नंबर 2 भी हमारा सॉल्व हो चुका है। अब क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास गिवन है, फाइंड द ग्रेडियंट एंड इंक्लिनेशन ऑफ द लाइंस जॉइनिंग। यानी इस क्वेश्चन में अब हमने दो चीज़ें फाइंड करनी है, ग्रेडियंट को भी फाइंड करना है, इंक्लिनेशन को भी फाइंड करना है। हमारे पास जो लाइन जो ज्वाइन करे वो हमारे पास, जिनके पॉइंट्स है वो हमारे पास गिवन है। अब तक तो हमें, यानी हमारे पास जब दो दो ब्रैकेट्स गिवन होगी, दो दो ब्रैकेट से मुराद क्या होगा कि हर ब्रैकेट का जो पहला नंबर है वो हमारा क्या होता है, x, यानी ये हमारा होगा x1 y1, ये होगा x2 y2। सेम इसी तरीके से ये हमारा x1 y1, x2 y2, x1 y1, x2 एंड y2। ये तो हमें मालूम है क्योंकि हम चैप्टर नंबर 7 में ये तमाम चीज़ें पढ़ चुके हैं। सो चलिए हम आ जाते हैं रजिस्टर पर और फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जैसा कि हमारे पास यहाँ पर दो पॉइंट्स गिवन है, यानी एक ब्रैकेट ए की है, एक ब्रैकेट बी की है। जैसा कि हमें मालूम है कि ये जो फर्स्ट होगा ये हमारा x1 होगा,
सेकंड हमारा y1, दो ब्रैकेट्स है इसलिए हम x1 y1 x2 और y2 के साथ आपको यहाँ पर समझाएंगे। जब हमारे पास दो ब्रैकेट्स होंगी उस केस में हमारा जो ग्रेडियंट है उसका जो ग्रेडियंट जो हमारा स्लोप है उसका फार्मूला हमारे पास कुछ इस तरीके से बन जाएगा, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। अब यहाँ पर हम वैल्यूज y2 हमारे पास क्या है, 8 में से 6 को माइनस करना, x2 माइनस x1 यानी 5 में से 2 को माइनस करना। यहाँ पर देखें हमारे पास 8 में से जब हम 6 को माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा, 5 में से 2 को माइनस करेंगे तो हमारे पास 3 आ जाएगा। यानी जो हमारा ग्रेडियंट है जो स्लोप है वो हमारे पास फाइंड हो चुका है। अब इसकी मदद से अब हम इंक्लिनेशन यानी हम एंगल को फाइंड करेंगे। एंगल का फार्मूला हमारा सेम ही रहेगा क्योंकि हमारे पास इंक्लिनेशन जो स्लोप है वो हमारे पास एक ही आता है, उसी को ही हम इंक्लिनेशन जो फार्मूला है उसके अंदर हम फिल कर देंगे। सो यहाँ पर देखें एंगल इज इक्वल टू tan टेंजेंट इनवर्स, m की जगह पर हमने क्या राइट कर लेना है 2/3। सो यहाँ पर देखिए हमारे पास जो एंगल है वो क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 33.69। ठीक है, सो हम यहाँ पर ओनली 2 डेसिमल प्लेसेस तक ले लेंगे, 33.969। ठीक है, 33.69। चलिए मैं यहाँ पर राइट कर लेती हूँ, 69 डिग्री। सो यहाँ पर देखिए सी हमारे पास क्या है -2 और 4, यानी ये हमारा x1 है, ये हमारा y1 है। डी हमारे पास 1 - 3 है, यानी ये हमारा x2 है, ये हमारा y2 है। ग्रेडियंट का जो फार्मूला वो हमारे पास है m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। अब हम इस फार्मूले में वैल्यूज़ को पुट कर देंगे, यानी -3 में से हमने 4 को माइनस कर लेना है, x2 माइनस x1 यानी 1 में से 1 -2, लेकिन ये ऑलरेडी -2 है जिसका मतलब है कि माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 1 + 2 हो जाएगा, क्योंकि माइनस का निशान हम लगा देंगे, ये भी माइनस है ये वाला और ये वाला माइनस लगकर प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पर देखें हमारे पास क्या आ जाएगा, m किसके इक्वल आ जाएगा, -3 एंड -4 करेंगे तो आ जाएगा -7, 1 + 3 कर लें 2 कर लेंगे तो हमारे पास 3 आ जाएगा। हमारे पास जो स्लोप है वो आ चुका है। अब हमने यहाँ पर इंक्लिनेशन को फाइंड कर लेना है। इंक्लिनेशन का मतलब क्या होता है, एंगल। एंगल का फार्मूला हमारे पास गिवन है। फार्मूले में हमने क्या कर लेना है, हमने यहाँ पर m की वैल्यू को पुट कर लेना है जो कि हमारे पास है -7/3। अब यहाँ पर देखें हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी, हमारे पास ये वैल्यू आ चुकी है 66। यहाँ पर देखें -66.80 -66.80। 8 के बाद 0 है तो बस हम यहाँ पर 8 तक ही राइट कर लेते हैं। जैसा कि हमारे पास ये नेगेटिव में आया है, हमें मालूम है क्वेश्चन नंबर 2 में हम पढ़ चुके हैं, जब हमारे पास नेगेटिव में आएगा उस केस में हम क्या करेंगे, 180 में से ये एंगल सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। सो चले अब हम आ जाते हैं इंक्लिनेशन। यानी जब 180 में से हम 66.8 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 113.2। तो ये हमारे पास 0.2 डिग्री हमारे पास इंक्लिनेशन आ जाएगा। ठीक हो गया। अब हम इसके थर्ड पार्ट को करते हैं। सो यहाँ पर देखिए ये हमारा थर्ड पार्ट आ चुका है।
ई इज इक्वल टू 5 - 2, यानी ये हमारा क्या हो जाएगा x1, ये जो -2 है ये 5 1। f इज इक्वल टू -2 -3, यानी ये हमारा x2 है और -3 हमारे पास y2 है। हमारे पास जो फार्मूला है वो हमें मालूम है कि ग्रेडियंट का जो फार्मूला है m इज इक्वल टू, उसको हम m से रिप्रेजेंट करते हैं y2 - y1 x2 - x1। अब y2 हमारे पास क्या है -3, माइनस करना है -2 को, माइनस माइनस हो जाएगा +2, क्योंकि यहाँ पर देखें हमारे पास क्या है -2, इस वजह से माइनस माइनस हो जाएगा +2, हमने यहाँ पर डायरेक्ट राइट कर लिया है। अब यहाँ पर देखिए x2 - x1, x2 हमारे पास है -2 -x1, x1 हमारे पास है 5, इसका मतलब है कि हम इस तरीके से इसको राइट कर लेंगे। अब हमारे पास देखें हमारे पास क्या आ रहा है, हमारे पास ये जो आ रहा है m इज इक्वल टू -3 में +1 करेंगे तो -1 आ जाएगा, -6 -2 एंड -5 करेंगे तो -7 आ जाएगा। दोनों के साथ माइनस के निशान है वो कट जाएंगे, तो इसका मतलब है कि हमारे पास जो m है वो हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, वो आ जाएगा 1/7 के। अब हम इंक्लिनेशन जो एंगल है फाइंड कर, उसका फार्मूला हमें मालूम है कि थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स m। यहाँ पर हमारे पास थीटा इस तरीके से लिख देंगे, टेंजेंट इनवर्स m की वैल्यू हमारे पास क्या है 1/7। अब हम इसमें 1/7 को यहाँ पर राइट कर देंगे, 8.130 समथिंग हमारे पास वैल्यू आ चुकी है। सो हम यहाँ पर ओनली 2 डेसिमल प्लेस लेते तो 8.13 डिग्री ये हमारे पास आ चुका है इसका एंगल। क्वेश्चन नंबर 3 भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास यहाँ पर a गिवन है और b गिवन है, a एंड b के पॉइंट्स गिवन है। फाइंड द स्लोप ऑफ लाइन, हमने यहाँ पर स्लोप ऑफ लाइन को फाइंड करना है और उसके हमारे पास 2 पार्ट्स हैं। पहले पार्ट में कह रहे हैं अगर पैरेलल ए बी, अगर ए बी पैरेलल होंगे तो क्या आंसर आएगा, और अगर ए बी परपेंडिकुलर होंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा। जैसे कि हमारे पास यहाँ पर अपनी यहाँ पर देखें पैरेलल का मतलब क्या होता है कि अगर दो लाइंस हमारे पास उनका जो ग्रेडियंट है अगर वो सेम है या वो पैरेलल है, तो इसका मतलब है कि पैरेलल का मतलब क्या होगा कि उनका जो ग्रेडियंट होगा, जो स्लोप होगा वो क्या आएगा, वो हमारे पास इक्वल आएगा बोथ का। और अगर हमारे पास वो परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर का मतलब क्या होगा कि जब हम उनका स्लोप फाइंड करेंगे तो हमारे किसके इक्वल आना चाहिए, वो हमारे पास -1 के इक्वल आना चाहिए। ठीक है, सो चलिए अब हम मज़ीद जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब आपको समझाएंगे। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास a एंड b गिवन है, हमने उसका सबसे पहले स्लोप फाइंड कर, स्लोप का फार्मूला मैंने यहाँ पर राइट किया हुआ है। अब हम डायरेक्ट यहाँ पर इस फार्मूले में वैल्यूज़ को पुट कर देंगे। y2 - y1 यानी -3 में से -6 कर लेना है, x2 - x7 में से -2 करना है, -2 करना है, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, इसलिए हम यहाँ पर +2 राइट कर लेंगे। यहाँ से हमारे पास -3 एंड -6 से हमारे पास -9 आ जाएगा, 7 + 2 से +9 आ जाएगा, इनकी कटिंग हो जाएगी, 9 1 ज़र 9 1 ज़र। सो जो हमारा स्लोप है वो हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, -1 के इक्वल आ जाएगा। अब ये हमारे पास स्लोप है किसका, ए बी का। अब ए बी का स्लोप आ चुका है, अब इस स्लोप की मदद से अब बाकी क्वेश्चन को हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। अब फर्स्ट पॉइंट है पैरेलल टू ए बी, यानी ये हमें ये कह रहे हैं कि ये पैरेलल है, यानी ए और बी क्या है हमारे पास पैरेलल है। जब हमारे पास वो पैरेलल होती है तो उस केस में हम कहते हैं इफ़ टू नॉन वर्टेक्स लाइन आर पैरेलल, कि जब हमारे पास दो नॉन वर्टेक्स लाइन या दो लाइंस, आप लाइंस भी लिख सकते हैं, आर पैरेलल देयर ग्रेडियंट्स आर इक्वल, तो उस केस में उनका ग्रेडियंट क्या होता है, इक्वल होता है। इक्वल से मुराद क्या हो जाएगा कि हमारे पास जो ग्रेडियंट आएगा वो हमारे पास क्या होगा, वो हम यहाँ पर इस यानी जो हमारे पास जो पैरेलल लाइन है, पैरेलल लाइन का जो ग्रेडियंट होगा, चले हम उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं m1 से, m1 इज इक्वल टू m। अब जैसा कि m1 इज इक्वल टू m, तो m हमारे पास क्या आ चुका है, -1, यानी हमारे पास
जो स्लोप आएगा वो हमारे पास सेम वही -1 ही रहेगा। यानी पैरेलल लाइंस होंगी तो उस केस में जो हमारा जो ग्रेडियंट होता है वो इक्वल आता है। इक्वल से मुराद कि जो एक का होता है जो दूसरे का होता है वही हमारे पास जब सेम आएगा ग्रेडियंट, उसका मतलब होगा कि वो हमारी पैरेलल लाइंस है। आप लोगों ने ये बात अपने माइंड में रखनी है कि जब दो लाइंस पैरेलल होंगी तो उनका जो स्लोप आएगा वो इक्वल होगा। ठीक है, ये हमारा यहाँ पर पेज नंबर 162 के की फैक्ट में भी हमारे पास गिवन है। अच्छा, सेकंड पॉइंट की में हमसे कहा जा रहा है परपेंडिकुलर टू ए बी। अच्छा, परपेंडिकुलर टू ए बी का फार्मूला भी हमारे पास यहाँ पर 162 पेज पर गिवन है। यहाँ पर अगर आप देख सकें तो आपको मैं समझा दूंगी कि परपेंडिकुलर के केस में हमारे पास क्या होता है कि m1 इज इक्वल टू -1/m2, यानी ये दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, रेसिप्रोकल ऑफ नेगेटिव वैल्यूज। यानी रेसिप्रोकल यानी m1 का यहाँ पर क्या लिया जा रहा है, रेसिप्रोकल विद नेगेटिव साइंस है ना, इसलिए हम यहाँ पर कहेंगे कि m if the line of a slope are perpendicular then it is equal to the negative reciprocal of a slope AB। तो वो हमारे पास नेगेटिव रेसिप्रोकल ऑफ अ स्लोप ए बी के इक्वल होगा। अब जैसे कि ये यहाँ पर परपेंडिकुलर की बात की जा रही है तो अब हम यहाँ पर ये कह देंगे कि परपेंडिकुलर को अब हम m3 से रिप्रेजेंट कर देंगे। अगर आप चाहते हैं तो यहाँ पर परपेंडिकुलर ए बी भी राइट कर सकते हैं, आपकी मर्जी। बस मैं आपको समझाना चाहती थी इसलिए मैंने यहाँ पर m3 राइट किया। अब जैसे कि हमारे पास जो परपेंडिकुलर स्लोप है वो किसकी इक्वल होगा, -1/m के। m हमारे पास क्या था, m हमारे पास क्वेश्चन में ही हमने फाइंड किया था -1 आया था। अब यहाँ पर देखें माइनस और माइनस कट जाएगा तो जो परपेंडिकुलर स्लोप है वो हमारे पास किसकी इक्वल आ जाएगा, वो हमारे पास यहाँ पर 1 की इक्वल आ जाएगा, जो हमसे कहा गया था फाइंड करने का। बड़े आसान तरीके से हमने तमाम का तमाम सॉल्व कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास हम लोगों ने x को फाइंड करना है। इफ द स्लोप ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू a एंड b इज, ओके, हमारे पास यहाँ पर हमने x को फाइंड करना है। यहाँ पर जो हमारे पास स्लोप है वो 4 गिवन है। a हमारे पास x 3 एंड x है, b हमारे पास 5 एंड 8 है। हम इनकी मदद से x की वैल्यू को फाइंड कर लेते हैं। चलिए रजिस्टर पर आ जाते हैं। ओके, जो जो चीज़ें हमारे पास गिवन है, एक तो हमने x को फाइंड करना है, दूसरा हमारे पास स्लोप जो कि m से हम रिप्रेजेंट करते हैं वो हमारे पास 4 गिवन है। a एंड b हमने राइट कर दिया, फार्मूला हमने राइट कर दिया। अब हम इनकी जगह पर इनकी वैल्यूज़ को पुट कर लेते हैं। जैसे कि m हमारे पास किसकी इक्वल है, m हमारे पास इक्वल टू है 4 के। y2 माइनस y1, इसका मतलब है कि 8 में से हमने x को माइनस कर लेना है और 5 में से हमने 3 को माइनस कर लेना है। अब यहाँ पर देखें 8 माइनस x अपनी जगह पर सेम रहेगा, 5 में से 3 को माइनस करेंगे तो हमारे पास 2 आ जाएगा। अब हमने ये वाला जो फ्रैक्शन इसको ख़त्म करना, इसका मतलब है कि 2 को हम क्या कर लेंगे, दूसरी तरफ जाकर मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 4 को हम 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 8 माइनस x। 4 2s are 8, 8 इज इक्वल टू 8 माइनस x। हमें क्या चाहिए, हमें यहाँ पर x को हमने पॉजिटिव करना है, यानी ये वाला 8 अपनी जगह पर सेम रहेगा। इस 8 को जब हम यहाँ लाएंगे तो वो -8 हो जाएगा। x जैसे कि नेगेटिव में हमें पॉजिटिव चाहिए तो हम x को इस तरफ ले आएंगे, दूसरी तरफ लाएंगे तो वो +x हो जाएगा, यानी x इज इक्वल टू 8 माइनस 8। तो इससे क्या हो जाएगा, हमारे पास आंसर 0 आ जाएगा, यानी x की जो वैल्यू है वो हमारे पास क्या आ चुकी है, x की वैल्यू हमारे पास 0 आ गई है। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 में हम लोगों ने k की फाइंड करना है, k की वैल्यू को फाइंड करना है। हमारे पास यहाँ पर a b c और d गिवन है और ये भी हमसे कहा जा रहा है कि ये जो लाइंस है वो क्या है, पैरेलल है। पैरेलल का मतलब क्या होगा कि इन तमाम का जो स्लोप होगा वो क्या होगा, इक्वल होगा। सो चलिए हम आ जाते हैं रजिस्टर पर, यानी हमारे पास ए बी का जो स्लोप आएगा वो इक्वल टू होगा सी डी के स्लोप के। सो चलिए रजिस्टर पर आ जाते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 में हमने के की वैल्यू फाइंड करनी है। सबसे पहले हम ए बी का स्लोप फाइंड करेंगे। ए बी के स्लोप को हमने यहाँ पर m1 से रिप्रेजेंट किया क्योंकि यहाँ पर अब हमने सी डी का भी स्लोप फाइंड करना है। ठीक है, तो हम जितनों के पेयर्स में उनके स्लोप फाइंड करेंगे उतनों को m1 m2 m3 एंड m4 से रिप्रेजेंट करेंगे।
यहाँ पर ए बी के स्लोप को हमने m1 से रिप्रेजेंट किया, उनका स्लोप हमने लिए, तो हमारे पास उनका स्लोप आ चुका है 3 माइनस के। ठीक है, ये हमारे पास स्लोप m1 का आ चुका है। अब हमने क्या कर लेना है कि ये स्लोप हमारे पास आ चुका है, अब हमने सी डी का स्लोप ले लेना है। सी और डी को राइट कर दिया, उनके स्लोप को हमने m2 से रिप्रेजेंट किए, जो कि हमारे पास आ यानी 7+1। अब आप कहेंगे प्लस क्यों लिखे, क्योंकि यहाँ पर माइनस 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 हो जाता है प्लस, इसलिए हमने यहाँ पर +1 राइट कर दिया। 8 - 5, जो कि हमारे पास m2 का जो स्लोप है वो आ चुका है 8/3। जैसे कि क्वेश्चन में गिवन है कि ए बी इज पैरेलल टू सी डी, जब हमारे पास लाइंस पैरेलल होती है तो उस केस में जो हमारा स्लोप होता है वो इक्वल आता है, यानी m1 इज इक्वल टू m2। m1 का जो स्लोप है वो हमारे पास है 3 माइनस के, m2 का जो स्लोप है वो 8/3 है। अब हमने क्या कर लेना है, इसको सॉल्व कर लेना, बड़ा ही आसान तरीक़ाकार है। अब हम यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से मुराद क्या होगा कि डिनोमिनेटर्स को डिफरेंट नोमिनेटर्स के साथ यानी ये जो 3 है इसको यहाँ पर इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है। 3 माइनस के को अब हमने यहाँ पर 8 के साथ मल्टीप्लाई कर लेना है। सही होगी ये। अब हम क्या करेंगे, 3 को 3 के यानी इक्वल का निशान हम लगा दे, 3 को हम 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और 8 को हम किसके साथ मल्टीप्लाई करें, 3 माइनस के साथ। 3 3 ज़र 9, 8 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 24 माइनस 8 को के से करेंगे तो आ जाएगा 8k। अब यहाँ पर देखें 9, हमने यहाँ पर जो के वाली वैल्यूज़ है ना उनको अभी छोड़ देंगे। 24 जो कि यहाँ पर ऐड हो रहा है यहाँ पर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। 9 में से जब हम 24 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा आंसर -15। -15 इज इक्वल टू -8 के। हमें यहाँ पर क्या चाहिए, हमें यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ के की वैल्यू चाहिए। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि ये -8 जो कि मल्टीप्लाई हो रहा है, नेक्स्ट स्टेप में जाकर यहाँ पर -15 के साथ डिवाइड हो जाएगा, माइनस एंड माइनस के साइन कट जाएंगे, तो जो के की वैल्यू है वो हमारे पास आ जाएगी 15/8, यानी के की जगह पर जो वैल्यू हमने फाइंड करनी थी वो हमने यहाँ पर फाइंड कर ली है। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे कहा जा रहा है फाइंड के को हमने फाइंड करना है इफ द लाइन पास थ्रू, यानी पी क्यू और क्यू एस, यानी ये वो स्लोप्स पेयर ऑफ लाइंस हैं जो कि हमारे पास क्या है, परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर का हमें मालूम है कि हम परपेंडिकुलर किस तरीके से कर, सबसे पहले हम यहाँ पर पी क्यू का स्लोप लेंगे, देन आर एंड एस का स्लोप फाइंड कर लेंगे, देन उसके बाद बड़ी आसानी से उस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करेंगे। यहाँ पर देखें हमने के को फाइंड करना है, पी क्यू का स्लोप हमने फाइंड किया है तो वो हमारे पास आ चुका है 5/5। 5/5 से मुराद के 5 1 ज़र, सो हमारे पास जो स्लोप आ चुका है m1 इज इक्वल टू 1। ठीक हो गया। अब हम आ जाते हैं आर एंड एस के स्लोप की तरफ। सो यहाँ पर देखें इनके स्लोप को हमने m2 से रिप्रेजेंट किया, वैल्यूज़ को पुट किया, 10 माइनस के एंड 7 -2, 7 में से 2 माइनस किया तो 5, यानी जो हमारा m2 है वो हमारे पास क्या आ चुका है 10 - के/5। जैसे कि ये पी क्यू इज़ परपेंडिकुलर टू आर एस, ये हमारा परपेंडिकुलर का साइन है। अगर आप चाहें स्पेलिंग्स लिख दें, अगर आप चाहें तो ये सिंबल ड्रॉ कर लें। ठीक है, अकॉर्डिंग टू फार्मूला हमारे पास फार्मूला क्या होता है, जब परपेंडिकुलर होता है उसका मतलब है कि हमने m1 को m2 से मल्टीप्लाई करना है, वो हमारे पास किसके इक्वल आना चाहिए, वो वैल्यू हमारे पास -1 के इक्वल आनी चाहिए। ठीक हो गए। अब आप कहेंगे कि हमने नेक्स्ट क्वेश्चन में तो कुछ और ही राइट किया था कि m1 इज इक्वल टू -1/m2, और अब हमने फार्मूला ये बना दिया, तो बात वही है कि यानी हमारे पास क्या हो जाएगा कि m1 को जब हम m2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो वो यानी -1 अपनी जगह पर सेम है, -1 जो है वो अपनी जगह पर स्टिल सेम है, सिर्फ और सिर्फ हमने क्या किया m1 को m2 से मल्टीप्लाई किया।
अब हम क्या कर लेंगे, m1 को m2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। m1 जैसे कि हमारे पास 1 है, m2 हमारे पास आ चुका है 10 माइनस के बाय 5 इज इक्वल टू -1। 1 के साथ हम मल्टीप्लाई करें तभी हमारे पास सेम यही फ्रैक्शन आएगी, तो इसलिए हम क्या कर लेते हैं, हम राइट कर लेते हैं 10 माइनस के बाय 5 इज इक्वल टू -1। 5 जो कि यहाँ पर डिनोमिनेटर में, अब हम इसको दूसरी तरफ जाकर यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे। 10 माइनस के इज इक्वल टू -1 मल्टीप्लाई बाय 5। 10 माइनस के इज इक्वल टू -5। जैसा कि हम यहाँ पर माइनस के को छोड़ देंगे और बाकी जो हमारी वैल्यू हैं उनको सेम राइट कर देंगे। लेकिन 10 के साथ ये के क्या हो रहा है, इसके ये जो 10 है इसके साथ कोई भी साइन, इसमें प्लस का साइन, ये यहाँ पर प्लस हो रहा है, दूसरी तरफ जाकर क्या हो जाएगा -10। माइनस के इज इक्वल टू -5 -10 करेंगे तो -15 आ जाएगा। दोनों के साथ माइनस का साइन है तो वो कट जाएगा, तो इट्स मीन के हमारे पास क्या आ चुका है, के की जो वैल्यू है वो हमारे पास 15 आ गई है। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 में हमसे कहा जा रहा है यूजिंग स्लोप, यानी हम लोगों ने स्लोप को यूज करके और ये प्रूव करना है कि ये जो हमारे जो पॉइंट्स हैं एक्स वाई एंड जेड आर कोलिनियर। कोलिनियर से मुराद क्या होता है कि एक लाइन पर ये तीनों के तीनों पॉइंट्स हैं। तो चलिए हम आ जाते हैं रजिस्टर पर। सो क्वेश्चन नंबर 8 में हमारे पास एक्स वाई एंड जेड गिवन थे। सबसे पहले हम यहाँ पर एक्स एंड वाई का स्लोप फाइंड करेंगे, जिसको क्योंकि हमारे पास यहाँ पर 3 पेयर्स है, इसका मतलब है कि हमने इन तीनों का स्लोप फाइंड करना है। तो पहले स्लोप को हम m1 से रिप्रेजेंट करेंगे। फार्मूला आप लोगों को मालूम है, इस फार्मूले में हमने वैल्यूज़ को पुट कर दिया। हमारे पास क्या आ चुका है 10/4। 10/4 में यहाँ पर कटिंग हो रही है। कटिंग किस तरीके से हो रही है, क्योंकि 2 के टेबल में 4 आता है 2 के साथ एंड 2 के टेबल में 10 आता है 5 के साथ, जिसका मतलब ये हो चुका है कि हमारा जो पहला स्लोप है वो हमारे पास आ चुका है 5/2। सही हो गया। अब आ जाते हैं नेक्स्ट y एंड z की तरफ। अब हमने y और z का स्लोप फाइंड किया, जिसको हमने m2 से राइट किया। फार्मूला राइट करना है, फार्मूले में वैल्यूज़ को पुट करना है। वैल्यूज़ को पुट करने के बाद हमारे पास आ चुका है 5/2। सेम स्लोप 1 की तरह स्लोप 2 का आंसर भी हमारा सेम आ चुका है। अब हमने x एंड z का स्लोप फाइंड करना है। x एंड z का स्लोप फाइंड करने के लिए फार्मूला m3 से इस स्लोप को रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि ये हमारा तीसरा स्लोप है जो कि हम इस के सोल्यूशन में फाइंड कर रहे हैं। फार्मूला राइट करेंगे, फार्मूले के अंदर हम वैल्यूज़ को पुट करेंगे। यहाँ पर देखिए हमारे पास y1 जो है वो क्या है -3, इट्स मीन माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 12 + 3/6। यहाँ पर देखिए इन दोनों में भी कटिंग हो रही है। 3 के टेबल में हमारे पास 6 आता है 2 के साथ एंड 15 आता है 5 के साथ, जिसका मतलब क्या हो जाएगा कि हमारा जो m3 है उसकी वैल्यू आ जाएगी 5/2। यानी हमारे पास जो हमारे तीनों स्लोप्स हैं, तीनों स्लोप्स में जो आंसर आया है वो हमारे पास सेम आया है, जिसका मतलब क्या हो जाएगा कि m1 इज इक्वल टू m2 इज इक्वल टू m3 आर कोलिनियर। यानी जब तीनों का आंसर सेम आ चुका है इट्स मीन कि ये हमारा क्या है, पॉइंट्स कोलिनियर है। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में हमने यहाँ पर y की वैल्यू को फाइंड करना है, जिसमें हमारे पास p, q एंड r, हमारे पास यहाँ पर ये 3 गिवन्स हैं पॉइंट्स। ये हमारे पास क्या है, कोलिनियर है। यानी हमने क्वेश्चन नंबर 8 में प्रूफ करना था, लेकिन क्वेश्चन नंबर 9 में हमारे पास ये गिवन है। क्वेश्चन में ही हमें मेंशन है कि ये जो 3 पॉइंट्स हैं p, q एंड r, ये तीनों कोलिनियर हैं। इन कोलिनियर पॉइंट से हमने यहाँ पर y की वैल्यू को फाइंड करना है। ठीक है, हमने क्वेश्चन को अंडरस्टैंड कर लेना है। हमें क्वेश्चन समझ में आ चुका है कि ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हैं, क्योंकि ये हमें क्वेश्चन में मेंशन है। सो चले अब हम रजिस्टर पर आ जाते हैं और वहीं से बड़े आसान तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जैसा कि हमने यहाँ पर किसको फाइंड करना है, हमने यहाँ पर y को फाइंड करना है, तो इसलिए y के सामने हम इस तरीके से क्वेश्चन मार्क मेंशन कर देंगे। सबसे पहले हम p एंड q का स्लोप फाइंड करेंगे, उसको हमने m1 से रिप्रेजेंट किया, जो कि हमारे पास आ चुका है 2 - y। ये हमारा पहला स्लोप है। फिर हमने q एंड r का स्लोप फाइंड किया, जिसको हमने m2 से रिप्रेजेंट किया, वो भी हमारे पास आ चुका है। ठीक हो गया।
यहाँ पर एक पॉइंट जो आप लोग के साथ, क्योंकि ये हमारे पास 2y+1 ये हमारा y2 है, ये कंप्लीट y2 को रिप्रेजेंट कर रहा है, -2 जिसको हम इस तरीके से राइट करेंगे कि 2y+1 और ये -2 हम इस तरीके से राइट कर देंगे 6 - 5, जो कि हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, -2 में +1 करेंगे तो आ जाएगा -1, 6 में से हम 1 माइनस करेंगे तो हमारे पास 1 ही आ जाएगा। हम ज़्यादातर डिनोमिनेटर का जो 1 होता है उसको हम यहाँ पर राइट ही नहीं करते। ठीक है, 2y-1 हमने यहाँ पर m2 आ चुका है, स्लोप ऑफ q एंड r। अब p एंड r का अब हम यहाँ पर स्लोप फाइंड करेंगे, m3 से हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे। इस तरीके से हमने वैल्यूज़ को पुट कर दिया, यानी y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। अब यहाँ पर देखें हमारे पास आ जाएगा 2y माइनस y प्लस 1, क्योंकि ये तो हमारा माइनस का निशान वही फार्मूले वाला है, तो इसलिए हम इस तरीके से इसको राइट कर देंगे। 2y में से एक y माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा y प्लस 1, 6 में से 4 माइनस करेंगे तो 2। इसका मतलब है कि हमारा जो m2 है वो हमारे पास y प्लस 1/2 आ चुका है। अब जैसे कि हमने क्या फाइंड करना है, हमने यहाँ पर y की वैल्यू को फाइंड करना है। y की वैल्यू को फाइंड करने के लिए हमें जैसा कि गिवन है क्वेश्चन में ही, क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है कि p q r r को लीनियर, कि ये जो हमारे पॉइंट्स है p q एंड r ये को लीनियर है। क्वेश्चन में हम कोई सी दो पॉइंट की मदद से y को फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर ले लेते हैं m1 को और m2 को ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर इन दोनों में फ्रैक्शन नहीं है तो बड़ी आसानी से हम यहाँ पर फाइंड कर सकते हैं। हम m2 और m3 से भी फाइंड कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। हम चाहे जो भी स्लोप लें, हमारे पास जो y की वैल्यू है वो सेम वही आएगी जो आनी चाहिए। ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ पर ले लेते हैं m1 = m2, क्योंकि ये जब कोलिनियर पॉइंट है तो इसका मतलब है कि इन तमाम स्लोप्स का आंसर हमारे पास एक जैसा ही आना चाहिए। m1 हमारे पास है 2 - y, m2 हमारे पास है 2y - 1। अब यहाँ पर देखें हमारे पास 2y यहाँ पर, इसका मतलब है कि y की जो ग्रेटर वैल्यू है वो यहाँ पर है, तो ये y जब यहाँ पर आएगा तो प्लस y हो जाएगा। ये हमारा 2 है, 2 में से ये 1 जब यहाँ पर आएगा तो प्लस 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखें हमारे पास आ जाएगा 3 = 3y। हमें यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ y चाहिए, इसका मतलब है कि ये वाला 3 जो कि y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरी तरफ आकर डिवाइड होकर कट हो जाएगा, जिसका मतलब क्या हो जाएगा कि y = 1। y हमारे पास क्या आ जाएगा, y हमारे पास 1 आ जाएगा। ये वो वैल्यूज थी जो कि हमने इस क्वेश्चन में फाइंड करनी थी। क्वेश्चन नंबर 10 में हमारे पास है प्रूफ बाय यूजिंग स्लोप, यानी हमने इनको प्रूफ करना है किसकी मदद से, यानी इन तमाम का जो ए बी एंड सी है इनके हमने स्लोप फाइंड करने। और हमारे पास ये है कि ये तीनों क्या है, वर्टेक्स ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल के ये तीनों वर्टेक्स है। हमने ये बात प्रूफ करनी है। सो चलिए हम रजिस्टर पर आ जाते हैं। जैसे कि हमारे पास ए बी एंड सी आर द वर्टेक्स ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल, तो सबसे पहले हम एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं कि असल में वो राइट एंगल ट्राइंगल होता कैसा है। ये हमारा होता है राइट एंगल ट्राइंगल। अब हमें ये नहीं मालूम कि इसमें ए कौन सा है, बी कौन सा है या सी कौन सा है, बस हमें ये मालूम है कि ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसके हमारे पास यहाँ पर पॉइंट्स गिवन है। अब हम सबसे पहले ए बी का स्लोप फाइंड कर लेते हैं। ए बी का स्लोप को हमने m1 से रिप्रेजेंट किया। अब यहाँ पर देखें हमारे पास क्या आ जाएगा, -5 माइनस माइनस हो जाएगा +1, -5 में -3 करेंगे तो -8 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखें हमारे पास m1 आ जाएगा -4 -8, इनकी आपस में कटिंग हो जाएगी। जब ये कटिंग हो जाएगी तो m1 हमारे पास क्या आ जाएगा, 1/2 के इक्वल, क्योंकि ये 4 1s है और ये 2 के साथ m1 हमारे पास आ चुका है 1/2। अब बी और सी का अब हमने यहाँ पर स्लोप फाइंड, तो सबसे पहले हम बी एंड सी को राइट कर लेंगे, देन हम
इसकी स्लोप को m2 से रिप्रेजेंट करेंगे। इस तरीके से हमने यहाँ पर इनकी वैल्यूज़ को पुट कर दिए। अब यहाँ पर देखें 3 माइनस माइनस हो जाएगा +5, 1 माइनस माइनस हो जाएगा +5। अब यहाँ पर देखें m2 इज इक्वल टू 3 + 5 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 8, 1 + 5 करेंगे, ये हमारे पास 5 है, 1 + 5 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 6। इनकी आपस में कटिंग हो रही है। 2 के टेबल में 6 आता है 3 के साथ, एंड हमारे पास जो 8 है वो आता है 4 के साथ, जिसका मतलब क्या हो जाएगा कि m2 हमारे पास आ जाएगा 4/3 के इक्वल। ठीक हो गया। अब यहाँ पर देखें हमारे पास अब हम a एंड c का स्लोप फाइंड करेंगे। हमने a c को राइट कर देंगे। अब हम इनके स्लोप को m3 से रिप्रेजेंट करेंगे। इस तरीके से फार्मूले के अकॉर्डिंग हमने वैल्यूज़ को पुट कर दिए। सो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा 3 माइनस माइनस हो जाएगा +1, 1 में से जब -3 करेंगे तो -2 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखें m3 हमारे पास किसकी इक्वल आ जाएगा, 3 + 1 आ जाएगा 4/-2, जिसका मतलब क्या हो जाएगा कि यहाँ पर ये 1 के साथ और ये 2 के साथ हमारे पास m3 किसके इक्वल आ जाएगा, m3 हमारे पास इक्वल टू आ जाएगा -2 के, क्योंकि ये वाला डिनोमिनेटर का माइनस यहाँ पर लाजमी हम यहाँ पर लगाएंगे। ठीक है। अब यहाँ पर ये आ चुका है, यानी हम 3 स्लोप्स फाइंड कर चुके हैं। हमने ये बताना है कि क्या ये जो हमारे पास जो वर्टेक्स गिवन है ये राइट एंगल ट्राइंगल के हैं या नहीं है। अब यहाँ पर देख, अब हम अगेन डायग्राम की तरफ आ जाते हैं। डायग्राम के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या है, 90 डिग्री का एंगल ड्रा हो रहा है। इसका मतलब है कि ये क्या है, परपेंडिकुलर है, यानी ये हमारा क्या बन रहा है, परपेंडिकुलर। ठीक हो गया, ये हमारा परपेंडिकुलर यहाँ पर ड्रा हो रहा है। इस पॉइंट पर परपेंडिकुलर ड्रा हो रहा है, यानी ये वो पॉइंट है जो कि यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। परपेंडिकुलर का फार्मूला तो आई होप आप तमाम को पता होगा। परपेंडिकुलर का फार्मूला क्या होता है कि हमारे पास फार्मूला पहले हम यहाँ पर राइट कर लेते हैं, अगेन आप लोगों को याद दहानी के लिए, कि वो हमारे पास होता है कि m × m, यानी कोई भी m। अब मैंने यहाँ पर मेंशन नहीं किया कि ये कौन सी स्लोप को हम रिप्रेजेंट करें, इज इक्वल टू -1, यानी जब भी वो दो स्लोप्स आपस में मल्टीप्लाई हों इन अ केस ऑफ परपेंडिकुलर तो वो हमारे पास -1 आना चाहिए। तो एक स्लोप तो हम यहाँ पर ले लेंगे ये वाला, क्योंकि यहाँ पर एक माइनस का निशान है, बाकियों के साथ पॉजिटिव साइन है 2। दूसरा स्लोप हम इसके कंपैरिजन लेंगे कि जिनकी हम आपस में कटिंग करें तो हमारे पास -1 आए, तो हम यहाँ पर m1 को ले लेंगे। यानी हमारा फार्मूला क्या बन रहा है कि m1 को जब हम m3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यानी m1 हमारे पास है 1/2, m3 हमारे पास है -2, इनकी जब हम कटिंग करें तो हमारे पास -1 ही आना चाहिए। सो 2 1 1 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, -1 इज इक्वल टू -1। ये बात हमारी क्लियर हो चुकी है। लेकिन अब हमने यहाँ पर एक दूसरी बात भी आपको बतानी है कि m1 हमारे पास किसका स्लोप है। m1 हमारे पास स्लोप है ए बी का, और m3 हमारे पास स्लोप है ए सी का। इट्स मीन दोनों में a कॉमन है। इसका मतलब है कि जो परपेंडिकुलर जिस पॉइंट पर बन रहा है वो a है, तो हम बेशक यहाँ पर a b एंड c इस तरीके से हम यहाँ पर राइट कर देंगे। ठीक हो गया। अब हमने क्या राइट किया है कि हमारे पास m1 को जब हम m3 से मल्टीप्लाई किए तो -1 आए, जो कि परपेंडिकुलर के फार्मूले के अकॉर्डिंग वैल्यू आनी चाहिए, जिसका मतलब क्या हो जाएगा, सो ए बी, यानी ए बी जो है वो हमारे पास परपेंडिकुलर टू ए सी है। ठीक हो गया। ए बी किसका परपेंडिकुलर है, ए बी हमारे पास ए सी का परपेंडिकुलर है। सो देयरफॉर A, B, C are the vertex of a right angle triangle। ठीक हो गया। हमारा जो क्वेश्चन था वो कंप्लीट हो चुका है। अब क्वेश्चन नंबर 11 को स्टार्ट करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास है यूजिंग स्लोप, यानी हमने स्लोप को यूज करना है और क्या प्रूफ करना है कि ए बी सी एंड डी आर द वर्टेक्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, कि ये हमारे पास किसके वर्टेक्स हैं, पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम हमारी वो शेप होती है जिसके ऑपोजिट साइड्स क्या होती हैं, हमेशा इक्वल होती हैं। सो चलें रजिस्टर पर आ जाते हैं, यानी ये हमारी पैरेललोग्राम है। जिसका मतलब क्या होगा कि ये जो ऑपोजिट साइड्स है ना, ये एक दूसरे के ऑपोजिट साइड पैरेलल है, इट्स मीन कि इनका जो स्लोप आएगा वो इक्वल होना चाहिए, ऑपोजिट साइड्स का स्लोप इक्वल आना चाहिए, ठीक है। सो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम ए बी का स्लोप फाइंड करेंगे, जो कि हमने इस तरीके से फार्मूले के अकॉर्डिंग यहाँ पर राइट कर दिए। 3 में से जब हम 1 माइनस करेंगे तो हमारे पास 2 आ जाएगा। 6 1 + 1 हमारे पास आ जाएगा, माइनस माइनस हो जाएगा +2, जिसका मतलब क्या हो जाएगा कि हमारे पास, चले हम यहाँ पर राइट कर लेते हैं, m1 = 2/8, 2/8। इन दोनों में कटिंग हो रही है, ये 1 के साथ, ये 4 के साथ, यानी हमारा जो स्लोप 1 है वो हमारे पास आ चुका है 1/4। ठीक हो गया। अब हम बी सी का स्लोप फाइंड कर रहे हैं। फार्मूले के अकॉर्डिंग हमने वैल्यूज़ को पुट कर दिया। यहाँ पर देखें 5 में से 3 को माइनस करेंगे, यानी 5 में से 3 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2। 10 में से 6 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा 4। 1 ज़र 2 ज़र, यानी हमारे पास जो m2 है, m2 हमारे पास आ चुका है 1/2 के इक्वल। ठीक हो गया। अब हम सी और डी का स्लोप फाइंड करते हैं। फार्मूले के अकॉर्डिंग हमने वैल्यूज़ को राइट कर दिया। यहाँ पर देखें 3 में से -5 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -2। 2 में से -10 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -8। इनकी आपस, पहले तो इनके साइंस कट जाएंगे, अब ये 1 के साथ, ये 4 के साथ, यानी हमारे पास जो m3 है वो आ जाएगा 1/4 के इक्वल। सही हो गया। अब हम स्लोप ऑफ ए एंड डी फाइंड करेंगे। ये हमारा ए है, ये डी है, ये हमारा फार्मूला है। स्लोप m4 से हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे। फार्मूले के अंदर हमने वैल्यूज़ को पुट कर दिए। यहाँ पर देखिए 3 में से जब -1 करेंगे तो हमारे पास 2 आ जाएगा। 2 + 2 करेंगे तो 4 आ जाएगा। 2 1 ज़र 2 2 ज़र, यानी जो हमारा स्लोप ऑफ m4 है वो आ जाएगा हमारे पास 1/2। 1/2 हमारे पास स्लोप आ चुका है। अब हम अपने आ जाते हैं यहाँ पर रजिस्टर की तरफ। अगेन यहाँ पर देखें तो हमें मालूम हो रहा है कि हमारे पास ए बी का जो स्लोप है वो सी डी की इक्वल है, यानी हम चले यहाँ पर राइट कर लेते हैं। ए बी हमारे पास सी डी की इक्वल है एंड बी सी हमारे पास ए डी के इक्वल आ चुका है। ठीक है, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि ऑपोजिट साइड्स इक्वल है। कि ये हमारी ऑपोजिट साइड्स इक्वल हैं। ठीक है, अगर आप चाहें तो आप आगे भी राइट कर सकते हैं, आर इक्वल, सो ए बी सी डी आर द वर्टेक्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, आप ये भी यहाँ पर राइट कर सकते हैं। सही हो गया। अब अगर आप चाहते हैं कि आप ये प्रूव करें कि हमारी जो ऑपोजिट साइड्स हैं, अगर आपको क्वेश्चन में मेंशन है, क्योंकि हमारे पास तो ऑपोजिट जो साइड्स होती हैं ना वो रेक्टेंगल की भी इक्वल होती हैं,
अगर आपको क्वेश्चन में मज़ीद टीचर्स कहती है कि आप ये प्रूव करें कि क्या ये हमारे पास इक्वल टू है या परपेंडिकुलर इसमें आ रहा है, क्योंकि रेक्टेंगल में हमारे पास परपेंडिकुलर होता है, पैरेललोग्राम में हमारे पास परपेंडिकुलर नहीं होता। उस केस में हम क्या कर लेते हैं कि हम कोई भी ऑपोजिट कोई भी साइड हम यहाँ पर ले लेते हैं। मेरे पास यहाँ पर जगह नहीं है तो मैं यहाँ पर एक रफ से पेज के ज़रिए आपको यहाँ पर शेयर कर लेती हूँ। इन अ केस अगर टीचर कहती है कि आप लोग ये भी शो करें कि क्या वाकई ये हमारे पास पैरेललोग्राम है या नहीं, तो उस केस में हम क्या कर लेंगे, हम कोई सा भी m1 को हम m2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि वो -1 आए। m1 हमारे पास क्या है 1/4 है। m2 हमारे पास क्या है, m2 हमारे पास 1/2 है। जब हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 4 2 8 -8 इज़ नॉट इक्वल टू 1। ठीक है, चाहे आप m1 m2 m2 m3 ले लें क्योंकि हमारे ऑपोजिट साइड्स ऑलरेडी इक्वल हैं, तो इसलिए हमारे पास क्या आ चुका है, हमारे पास ये नॉट इक्वल टू 1 है, सो इट इज़ अ पैरेललोग्राम। ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 में हमारे पास P Q R एंड S गिवन है और हमें ये कहा जा रहा है कि आर द वर्टेक्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, यानी इसमें हमने क्वेश्चन नंबर 11 में हमने प्रूव किया था, लेकिन क्वेश्चन नंबर 12 में हमसे यही कहा जा रहा है कि ये एक पैरेललोग्राम के वर्टेक्स हैं। इट्स मीन केस में हमने परपेंडिकुलर को शो नहीं करना। ठीक है, यानी हमने यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इनके स्लोप्स फाइंड करने और उस स्लोप की मदद से हमने यहाँ पर क्या फाइंड करना है, पी के जो हमारे पास एक्स एंड वाई है, जो अननोन साइड्स है, उनको हमने यहाँ पर फाइंड कर लेना है। सो चलिए हम रजिस्टर पर आ जाते हैं। हमारे पास यहाँ पर P एंड Q है। P एंड Q का स्लोप हमने m1 से रिप्रेजेंट किए, जो कि हमने यहाँ पर फार्मूले के अकॉर्डिंग वैल्यूज पुट किए, तो हमारे पास ये आ चुके हैं। इसी तरीके से Q एंड R का हमने राइट किया। अब इनका स्लोप को हमने m2 से रिप्रेजेंट किया। 4 - 2 इज इक्वल टू 4 में से 2 माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा, प्लस 1 + 2 करेंगे तो हमारे पास 3 आ जाएगा। यानी ये हमारे पास क्या आ चुका है, m2 का स्लोप हमारे पास 2/3 आ चुका है। अब हमने यहाँ पर क्या कर लेना है, R एंड S हमारे पास गिवन है, उसको हमने m3 से रिप्रेजेंट किया, उनकी वैल्यूज़ को हमने यहाँ पर राइट किया, जो कि हमारे पास इक्वल टू है 1 में से 4 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -3, 10 में से 1 माइनस करेंगे तो 9। यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या हो रही है, हमारे पास यहाँ पर कटिंग हो रही है, जिसका मतलब क्या हो जाएगा कि हमारे पास जो स्लोप है ये 1 के साथ, ये 3 के साथ, यानी -1/3 हमारे पास स्लोप आ चुका है m3 का। अब हमने यहाँ पर क्या कर लेना है, P एंड S का स्लोप हमने फाइंड किया, जिसको हमने m4 से रिप्रेजेंट किया, जो हमारे पास ये आ चुका है। अब हमने यहाँ पर x एंड y दोनों की वैल्यूज़ को फाइंड करना है। ये हमारा एक पैरेललोग्राम है, जिसका मतलब है कि ऑपोजिट साइड्स इक्वल हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम m1 एंड m2 ले लेते हैं। m1 और m2 की मदद से हम यहाँ पर जो अननोन साइड्स हैं उनको हम फाइंड कर लेते हैं। नहीं, चलिए हम ऐसा कर लेते हैं, m1 m2 नहीं लेते, वो तो उस केस में हम लेते जब परपेंडिकुलर फाइंड करते। यहाँ पर हम अननोन साइड फाइंड करें, इसका मतलब है कि हम यहाँ पर जो ऑपोजिट साइड्स हैं ना, उनको हम ले लेते हैं। जैसे कि हमारे पास ये एक पैरेललोग्राम है P Q R एंड S, जिसका मतलब है कि हम यहाँ पर हम इसको ले लेते हैं कि ये P Q किसके इक्वल है, S एंड R के। इट्स मीन कि हम यहाँ पर, क्योंकि ये वाला स्लोप m1 था, हमने इसकी स्लोप को m2 से, m3 से और m4 से रिप्रेजेंट किया। इट्स मीन कि m1 इज इक्वल टू m3। अब हम ये ले लेते हैं पहले। सो अब हम इस तरीके से लिखेंगे एज गिवन, कि हमारे पास गिवन है कि ये एक पैरेललोग्राम है, जिसका मतलब क्या होगा कि m1 इज इक्वल टू m3, यानी m1 का जो AB का स्लोप है वो हमारे पास CD के स्लोप के इक्वल आना है, आ गया है। ठीक है, पैरेललोग्राम में। अब यहाँ पर ये m1 मैंने लिख दिया, यहाँ पर मैंने m3 को राइट कर दिया। डिनोमिनेटर है, इट्स मीन हमने इसको ख़त्म करना है, तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई, इसके डिनोमिनेटर को यहाँ पर और इसके डिनोमिनेटर को हमने यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देना। यानी हम यहाँ पर 2 - y इज इक्वल टू -1, जो ऊपर वाले नोमिनेटर है सबसे पहले हम उनको लिख लेते हैं। 3 को हम यहाँ लेकर आए, इट्स मीन 3 को हम यहाँ लिख देंगे। -2 एंड -x को हम यहाँ -1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो हम यहाँ पर इस तरीके से
राइट कर देंगे। 3 2 ज़र 6 माइनस 3y, -1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो बस हम प्लस मेंशन ही नहीं करते, हम यहाँ पर 2 प्लस x राइट कर देंगे। अब यहाँ पर देखें, अब हमने क्या करना है कि यहाँ पर हमारे पास x भी है y भी है। हम यहाँ पर ये काम करेंगे कि हम यहाँ पर एक इक्वेशन बना लेते हैं। यानी इक्वेशन किस तरीके से कि ये 2 माइनस 3y है ना, हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि ये जब दूसरी तरफ जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस 3y। 6 में से ये 2 जब यहाँ आएगा तो -2, यानी 4 इज इक्वल टू x प्लस 3y। ये हमारी बन चुकी है इक्वेशन नंबर 1। ये वो इक्वेशन है जिसकी मदद से अब हम यहाँ पर फाइंड करेंगे। ठीक है, अब हमने क्या किया, यहाँ पर m1 इज इक्वल टू m3 लिया। अब हम यहाँ पर ये करेंगे कि m2 इज इक्वल टू m4, m2 को हम m4 के इक्वल राइट करेंगे। अब यहाँ पर देखें, m2 हमारे पास क्या है, हमने यहाँ पर m2 राइट कर दिया, m4 राइट कर दिया। यहाँ पर भी क्योंकि m4 में भी x एंड y दोनों का जिक्र था, सेम उसी तरीके से अब हम इसी तरीके से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी यहाँ पर 2 अपनी जगह पर सेम रहेगा, यहाँ पर 1 माइनस y अपनी जगह पर सेम रहेगा। 2 के साथ हमने किसको मल्टीप्लाई किया है, 10 माइनस x को। 3 को हमने यहाँ पर मल्टीप्लाई किया, चलिए हम उसको यहाँ पर राइट। 2 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 20 माइनस 2x इज इक्वल टू 3 माइनस 3y। अब हमने यहाँ पर क्या कर लेना है कि हमने यहाँ पर 3 को यहाँ पर ले आएंगे, इक्वल का निशान अपनी जगह पर सेम रहेगा, माइनस 3y। ये जब यहाँ पर आ जाएगा तो ये प्लस 2x बन जाएगा, ये यहाँ पर माइनस 3y बन जाएगा। ये हमारे पास आ जाएगा 17 इज इक्वल टू, हमारे पास जैसे कि ये नेगेटिव आ गया तो हम ऐसा कर लेते हैं कि 2x माइनस 3y करके राइट कर देंगे, क्योंकि 2 के साथ ऑलरेडी पॉजिटिव, 2x के साथ पॉजिटिव का साइन हमारे पास गिवन है। अब यहाँ पर देखिए, ये जो हमारी इक्वेशन है यहाँ पर भी x एंड y, इसको हम इक्वेशन 2 का नाम दे देते हैं। अब हमने क्या कर लेना है कि हमने ये देखना है कि इन दोनों में कौन सी चीज़ें अगर हम कंपेयर करें तो वो हमारे पास एक जैसी आ रही हैं। तो यहाँ पर भी 3y है, यहाँ पर भी 3y है, जिसका मतलब है कि हम सिंपल ऐड कर लेते हैं। ठीक है, हम यहाँ पर ऐड कर लेते हैं। इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को हम यहाँ पर ऐड कर लें। इक्वेशन 1 में हमारे पास क्या है, 4 इज इक्वल टू x प्लस 3y, एंड यहाँ पर हमारे पास है 17 इज इक्वल टू 2x माइनस 3y। इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता कि हमारा इक्वल यहाँ पर हो यहाँ पर हो, हमारे पास जो आंसर आना चाहिए उसका हमें इम्पोर्टेंस उसकी होती है। ठीक है, अगर आप चाहते हैं तो यहाँ पर भी इक्वल टू 4 इक्वल टू 17 राइट कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। बस हमारे पास जिस तरीके से क्वेश्चन में आए हमने उसी तरीके से यहाँ पर इनको राइट कर दिया। हम इनको क्या कर रहे हैं, हम इनको ऐड कर रहे हैं। तो चलिए हम यहाँ पर ऐड कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखिए, ये प्लस है ये माइनस है, ये आपस में कट जाएगा। यहाँ पर देखिए 2 प्लस 1 हमारे पास आ जाएगा 3x इज इक्वल टू 17 में जब हम 4 को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 21। अब हमारे पास यहाँ पर x की वैल्यू को हमने फाइंड करना है। x की वैल्यू को फाइंड करना है, जिसका मतलब है कि x के साथ जो 3 यहाँ पर डिवाइड मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाकर वो डिवाइड हो जाएगा। 3 1 है 3 7 है, जिसका मतलब क्या हो जाएगा कि x हमारे पास किसके इक्वल आ गया है, x हमारे पास 7 के इक्वल आ गया है। अब ये हमारी मर्जी है कि हम इसको इक्वेशन 1 में पुट करना चाहते हैं या इक्वेशन 2 में पुट कर, बस बेहतर यही है कि हम x को x इज इक्वल टू 7 हम इसको पुट कर लेते हैं। पुट इन इक्वेशन 1 में हम इसको पुट कर लेते हैं। इक्वेशन 1 हमारे पास क्या है, 4 इज इक्वल टू x प्लस 3y। अब यहाँ पर देखें 4 इज इक्वल टू x की जगह पर हम 7 लिख देंगे प्लस 3y। 7 को जब यहाँ पर लेकर आएंगे तो ये -7 बन जाएगा इज 3y। अब यहाँ पर देखें, जब हम यहाँ पर माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, -3 इज इक्वल टू 3y।
हमने यहाँ पर क्या कर लेना है, हमें यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ y चाहिए, जिसका मतलब है कि ये 3 जो कि यहाँ पर मल्टीप्लाई और दूसरी तरफ जाकर डिवाइड हो जाएगा। जब ये डिवाइड होगा ये 1 ज़र, ये भी 1 ज़र, जिसका मतलब क्या हो जाएगा कि y की जो वैल्यू है वो हमारे पास क्या आ गई है, y की वैल्यू हमारे पास -1 आ गई है। यानी x की वैल्यू 7 आई है और y की वैल्यू हमारे पास -1 आ गई है। क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट हो चुका है। अगर आप चाहें तो इस तरीके से भी, नीचे जगह नहीं है तो मैं यहाँ पर आपको बता रही हूँ, x एंड y इज इक्वल टू p ऑफ 7 एंड -1, इस तरीके से भी आप चाहें तो यहाँ पर नीचे इसको शो कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में हमारे पास है 3 वर्टेक्स ऑफ आर रोम्बस आर, यानी हमारे पास यहाँ पर रोम्बस असल में हमारे पास स्क्वायर की फैमिली से बिलोंग करने वाली एक शेप है, 4 साइडेड शेप। लेकिन इस क्वेश्चन में हमारे पास सिर्फ और सिर्फ इसके 3 वर्टेक्स गिवन है, ए, बी और सी। हमने यहाँ पर इसका 4th वर्टेक्स को फाइंड करना है, ठीक है। सो चले हम आ जाते हैं रजिस्टर पर। जैसे कि हमने यहाँ पर 4th वर्टेक्स को फाइंड करें, तो जो हमारा 4th वर्टेक्स है, हमने क्योंकि हमारे पास ए, बी एंड सी गिवन था, डी को हमने यहाँ पर राइट कर। सबसे पहले तो शेप आपको बता देते हैं कि जो रोम्बस है वो हमारे पास किस शेप का होता है, ए, बी, सी और डी। यानी हमारे पास 3 गिवन से 4th अननोन साइड थी। अननोन साइड को हमने क्या कह दिया है, एक्स और वाई से हमने यहाँ पर उसको रिप्रेजेंट कर दिया है। सबसे पहले हम ए बी का स्लोप फाइंड करेंगे जो कि m1 है। m1 हमारे पास क्या है, वो स्लोप हमारे पास आ चुका है 5 के इक्वल। बी सी का स्लोप हमने फाइंड किया जिसको m2 से हमने यहाँ पर रिप्रेजेंट किया, वो हमारे पास 1/5 आया। सी डी का स्लोप हमने फाइंड किया, जैसे कि डी इज़ अ अननोन, ठीक है, वर्टेक्स ऑफ आर रोम्बस, तो इसलिए हमने यहाँ पर उसको एक्स एंड वाई से रिप्रेजेंट किया। इस तरीके से हमने यहाँ पर राइट कर लिया। अब हमने ए एंड डी का भी स्लोप यहाँ पर फाइंड किया जो कि हमारे पास ये आ चुका है। यानी जैसा कि ये एक रोम्बस है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा कि हमारे पास जो ऑपोजिट साइड्स होंगी वो पैरेलल होंगी। तो हम यहाँ पर राइट करेंगे एज ऑपोजिट साइड्स, सॉरी साइड मैंने नहीं लिखा, कि जो हमारी ऑपोजिट साइड्स है वो क्या है, वो हमारे पास पैरेलल है। जिसका मतलब क्या हो जाएगा कि m1, क्योंकि पैरेलल का मतलब क्या होता है कि m1 इज इक्वल टू m2, m1 हमारे पास m2 के इक्वल है और m3 हमारे पास m4 के, m1 इज इक्वल टू m3, m1 एंड m3 इक्वल है। जब ये इक्वल है तो इसका मतलब है कि m1 हमारे पास आ चुका है 5, m3 हमारे पास आ चुका है y -3 x + 2 हमारे पास ये आ चुका है। अब हमने क्या कर लेना है, इसको यहाँ पर 5 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। फाइव यहाँ पर आ जाएगा 5x + 10, 5 2 ज़ा 10 आता है, y -3। अब यहाँ पर देखें हम क्या कर लेते हैं कि 5x, y को यहाँ ले आएंगे तो ये -y हो जाएगा। 10 में से हमने क्या कर लेना है, क्योंकि सॉरी हम यहाँ पर सबसे पहले -3 को राइट, 10 जब यहाँ पर आएगा तो ये -10 हो जाएगा। यानी हमारे पास ये आ जाएगा 5x - y इज़ इक्वल टू -13। ये वो इक्वेशन है जिसमें x भी है एंड y भी है, तो सेम हम इसको इक्वेशन 1 के नाम से रिप्रेजेंट कर देंगे। अब यहाँ पर देखें m2 हमारे पास m4 के इक्वल है। इसका मतलब है कि हमने अब यहाँ पर 5 को यहाँ पर और इसको हमने 1 के साथ मल्टीप्लाई कर देना। इक्वल का निशान हम अपनी जगह पर लगा देंगे, जैसा कि यहाँ पर x -2 यहाँ पर आ जाएगा और 5 यहाँ पर आ जाएगा। 1 जब भी मल्टीप्लाई होता है तो हमारे पास सेम x -2 ही आएगा, और जब हम यहाँ पर 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 5y + 1 हमारे पास यहाँ से आ जाएगा। अब यहाँ पर देखें हमारे पास आ जाएगा 5 × 5, सॉरी मैंने यहाँ पर 1 लिखा है, यहाँ पर हमारे पास 5 आ जाता है। हम यहाँ पर क्या करेंगे, 5y
एक्स को हम यहाँ ले आएंगे तो वो -x बन जाएगा, +5 को यहाँ पर ले जाएंगे तो ये -5 बन जाएगा, यानी -7 इज इक्वल टू 5y -x। इसको हम इक्वेशन 2 का नाम दे देंगे। अब जैसे कि हमारी जो इक्वेशन 1 है उसमें हमारे पास 5x - 4y है। इक्वेशन 2 में हमारे पास इस तरीके से, यानी ना हमारे पास x एक जैसे है ना हमारे पास y एक जैसे हैं, तो हम क्या कर लेते हैं, वहाँ पर हमारे पास 5x था, यानी हम क्या कर लेते हैं, इक्वेशन 2 को 5 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। हमारे पास यहाँ से -35 आ जाएगा, 5 5 ज़ा 25, y -5x। जैसे कि हमारे पास x पहले होता है तो हम क्या कर लेते हैं, -5x + 25y हम इस तरीके से राइट करके इसे हम इक्वेशन 3 का नाम दे देते हैं। अब हम क्या कर लेते हैं, अब हम ऐड कर लेते हैं इक्वेशन 1 एंड 3। इक्वेशन 1 हमारे पास है 5x - y इज इक्वल टू 13। इक्वल का निशान अपनी जगह पर लगा लेंगे। यहाँ पर देखें हमारे पास क्या है, -5x + 25y इक्वल के इस बार क्या आना चाहिए, -35, जो कि अपनी वैल्यू पर है वो उसको हम सेम राइट, जैसे हम ऐड कर रहे हैं, ऐड का मतलब है कि जो इनके साइंस है वो हमारे पास रिमेन कांस्टेंट, वो सेम रहेंगे, तो ये आपस में कट जाएंगे। यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 24y इज इक्वल टू 13 में से जब हम -35 करेंगे तो हमारे पास यहाँ से आ जाएगा -48। अब हमने क्या कर लेना है, हमें y चाहिए, इसका मतलब है कि y के साथ जो वैल्यू यहाँ पर मल्टीप्लाई और दूसरी तरफ जाकर वो डिवाइड हो जाएगी, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 के साथ, ये 2 के साथ, यानी हमारे पास जो y है वो आ जाएगा -2। अब y की वैल्यू -2 आ चुकी है, अब हम इसे इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। तो इक्वेशन नंबर 1 हमें मालूम है वो क्या है, 5x - y इज इक्वल टू 13। जैसा कि हमने क्या कर लेना है, 5x माइनस है तो ये भी हम इसकी जगह पर -2 जो कि y की वैल्यू है वो हम यहाँ पर राइट कर लेंगे। 5x माइनस माइनस हो जाएगा +2 इज इक्वल टू 13। ये 2 जब दूसरी तरफ जाएगा तो ये -2 हो जाएगा। 13 में से जब हम 2 माइनस करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर हमारे पास सॉरी एक मिस्टेक मुझसे, यहाँ पर भी मैंने माइनस का निशान नहीं लगाया, माइनस माइनस हो गया था ऐड और तब जाकर ये -48 आ चुके हैं। ठीक है, एक पॉइंट हमने यहाँ पर क्लियर कर लिए। दूसरा यहाँ पर भी मैंने वही मिस्टेक की कि मैंने माइनस का निशान नहीं लगाया, जिसकी वजह से यहाँ पर देखें -13 एंड -2 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -50। हमने यहाँ पर x की वैल्यू को फाइंड कर लेना है। फाइंड करने का मतलब क्या है कि जो 5 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पर आकर डिवाइड होगा, ये 1 के साथ ये 3 के साथ, यानी हमारे पास जो x है वो क्या आ जाएगा -3। x की जो वैल्यू है वो हमने फाइंड कर, यानी जो हमारा 4th क्वाड्रेंट है ना वो हमारे पास इक्वल टू आ जाएगा -3 और -2, यानी जो हमारा 4th क्वाड्रेंट है वो हमने यहाँ पर फाइंड कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास है इफ हमारे पास यहाँ पर 3 पॉइंट्स ट्राइंगल के वर्टेक्स हमारे पास गिवन है। ठीक है, सबसे पहले हमने इनका स्लोप फाइंड करना है। स्लोप का तरीक़ाकार हमें मालूम है, हम उस तरीक़ेकार से इसका स्लोप फाइंड कर लेंगे। फिर हमारे पास है सेकंड स्लोप ऑफ मीडियन। मीडियन अगर आप लोग को याद हो क्लास 6, 7 एंड 8 में डेटा हैंडलिंग वाले चैप्टर में हमने मोड, मीडियन और ये चीज़ें पढ़ी थी। मीडियन का मतलब क्या होता है, सेंटर, यानी एक मिड पॉइंट। ठीक है,
जो भी हमारे पास ट्राइंगल होगा उसके मिड पॉइंट को हमने यहाँ पर 3 साइड्स के मिड पॉइंट को हमने यहाँ पर फाइंड करना होगा, उसके ज़रिए हम इसको सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है स्लोप ऑफ एटीट्यूड। सो चले हम आ जाते हैं रजिस्टर पर। क्वेश्चन नंबर 14 का सबसे पहले वन पार्ट जो कि स्लोप ऑफ साइड्स आपके साथ शेयर करते हैं। जैसा कि हमारे पास जो पार्ट नंबर 1 है उसमें हम लोगों ने स्लोप फाइंड करने। तो आप लोग को स्लोप का तरीक़ाकार मालूम है कि हम किस तरीके से स्लोप फाइंड करें। पहले हमने ए बी राइट किया, हमने उसका स्लोप लिया, उसको हमने m1 से रिप्रेजेंट किया जो कि हमारे पास आ चुका था -1। देन हमने बी सी का यहाँ पर स्लोप फाइंड किया जिसको हमने m2 से यहाँ पर लिखा था जो कि हमारे पास आ चुका है 3/8। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास हमने ए एंड सी का स्लोप फाइंड किया है जो कि हमारे पास m3 से जिसको हमने रिप्रेजेंट किया था वो हमारे पास आ चुका है 8/3। यानी क्वेश्चन नंबर 14 का जो फर्स्ट पार्ट था जिसमें हमसे स्लोप्स के बारे में बात की गई थी वो हमने उनके साथ ट्राइंगल की जो साइड्स थी उनका स्लोप हमने फाइंड कर लिया। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो उसका पार्ट नंबर 2 है जिसमें स्लोप ऑफ मीडियन। मीडियन जैसे कि मैंने क्वेश्चन में ही आपको एक्सप्लेन कर दिया था कि मीडियन हम लोगों ने क्लास 6, 7 एंड 8 तीनों क्लासेस में डेटा हैंडलिंग में मोड मीडियन के बारे में पढ़ा हुआ था। मीडियन क्या होता है? हमारे पास एक मिड पॉइंट होता है। अब यहाँ पर हमारे पास ट्राइंगल है, इट्स मीन इस ट्राइंगल का जो मिड पॉइंट होगा वो क्या होगा? हमारे पास मीडियन होगा। हमने उसका स्लोप फाइंड करना है। सो चलें हम सबसे पहले ए से एक मिड पॉइंट फाइंड कर लेते हैं। ए से जो यहाँ पर एक मिड पॉइंट फाइंड किया जा रहा है उसको हम डी का नाम दे देंगे। यानी ए से जो मिड पॉइंट बना है वो डी है। सी से जो मिड पॉइंट बना है ये चलें पहले बी से हम बना लेते हैं। ठीक हो गया। हम इसको ई का नाम दे देंगे और सी से मदद से जो कि एक मिड पॉइंट ड्रा किया जा रहा है ये हो जाएगा एफ। यानी बड़े आसान तरीक़ेकार से आपको हम ये बात समझा रहे हैं कि बी सी का जो मिड पॉइंट है वो डी है। बी सी का मिड पॉइंट डी है। ए और सी का मिड पॉइंट ई है। ए और बी का मिड पॉइंट हमारे पास एफ है। ठीक है। ये हमारे पास आ चुके हैं इनके मिड पॉइंट। हमने यहाँ पर मिड पॉइंट्स को फाइंड करना है यानी मिड पॉइंट का स्लोप फाइंड करना है। स्लोप फाइंड करने के लिए हमारे पास जो मिड पॉइंट है उसके पॉइंट्स का होना ज़रूरी है कि उसमें एक्स कौन सा है वाई कौन सा है। सो चलिए हम आ जाते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर जो डी है डी जो कि हमारे पास किसका मिड पॉइंट है? बी एंड सी का। डी हमारे पास मिड पॉइंट है। चलिए जो मिड पॉइंट्स है ना उनको हम इस तरीके से सर्कल में ड्रॉ कर लेते हैं ताकि आप लोग को समझ आ सके कि जो सर्कल में है ना वही हमारे मिड पॉइंट्स है। सबसे पहले मिड पॉइंट के फार्मूले से इनको सॉल्व कर लेते हैं। जैसा कि मैंने यहाँ पर एक रफ सा डायग्राम ड्रॉ किया है क्योंकि हम यहाँ पर जो मिड पॉइंट डी है इसको फाइंड करें। मिड पॉइंट को फाइंड करने के लिए हम यहाँ पर मिड पॉइंट वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। जैसे कि डी हमारे पास किसका मिड पॉइंट है? बी एंड सी का मिड पॉइंट है। सो हमने यहाँ पर बी एंड सी की मदद से यहाँ पर मिड पॉइंट ऑफ डी को हमने फाइंड किया फार्मूले के अकॉर्डिंग। फार्मूला हमें मालूम है क्योंकि हम यहाँ पर 7 चैप्टर में मिड पॉइंट का फार्मूला पढ़ चुके थे। ठीक है। उस फार्मूले की हेल्प से हमने यहाँ पर ये जो मिड पॉइंट है डी ये हमारे पास आ चुका है। जब डी हमारे पास आ चुका है तो अब हमने क्या कर लेना है? क्योंकि डी आ चुका है इट्स मीन कि हमने इसके मीडियंस का स्लोप फाइंड करना है। सो फर्स्ट हमारा मिड पॉइंट डी आ चुका है। डी हमारे पास किसका मिड पॉइंट है? बी सी का। इट्स मीन अब हमने क्या कर लेना है? इसका मतलब है कि अब हमने इस मिड पॉइंट का स्लोप फाइंड करना। ये हमारे पास मिड पॉइंट अगर हम देखें तो ये किसको, इस लाइन का एक पॉइंट ए है, दूसरा पॉइंट डी। इट्स मीन ए एंड डी का हमने यहाँ पर स्लोप ले लेना है। सो यहाँ पर देखिए आपने इस तरीके से पहले ए को राइट कर लेना है, देन डी को राइट कर लेना है। स्लोप ऑफ ए डी इस तरीके से राइट करना है क्योंकि अब ये हमारा नेक्स्ट पॉइंट है। क्वेश्चन नंबर 14 का पार्ट नंबर 2 को सॉल्व कर लें, इसलिए हमने यहाँ पर स्लोप 1 यहाँ पर नाम दे दिया। ओके। यहाँ पर देखें हमारे पास क्या है? y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। हम यहाँ पर क्या कर लेंगे? जैसे कि यहाँ पर डिनोमिनेटर 0 है, हम क्या कर लेते हैं?
जब हमारे पास डिनोमिनेटर ज़ीरो होता है तो इट्स मीन हम उसकी परवाह ही नहीं करते, ज़ीरो ऐड हो सब्ट्रैक्ट हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सो हम यहाँ पर राइट कर देंगे 13/2। डिनोमिनेटर जो कि हमारे पास है 4 में से -5 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, -1। अब हमने क्या कर लेना है, हम यहाँ पर इसको इस तरीके से राइट कर देंगे, m2 इज़ इक्वल टू, m2 हमारे पास क्या है 13/2 डिवाइडेड बाय -1, क्योंकि ये डिनोमिनेटर में इसमें ये डिवाइड हो रहा है। अब हम यहाँ पर m2 इज़ इक्वल टू 13/2 मल्टीप्लाई बाय -1। जाहिर सी बात है -1 का रेसिप्रोकल लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पर एंड यहाँ पर भी 1 आएगा, 1 मल्टीप्लाई हो या डिवाइड हो सेम वही हमारे पास नंबर आता है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर माइनस का साइन है, जिसका मतलब क्या हो जाएगा, m2 इज़ इक्वल टू -13/2। बस ये हमारे पास एक चीज़ है जो आ गई है। ठीक है, आप डायरेक्ट भी, सॉरी ये m1 था हमारा, बाय मिस्टेक मैंने यहाँ पर m2 राइट कर लिया, क्योंकि ये फर्स्ट स्लोप हम फाइंड कर रहे हैं मीडियन का। ठीक है, -1 था, हम यहाँ से ही डायरेक्ट यहाँ पर माइनस का साइन लगा सकते थे, लेकिन फिर भी मैंने आप लोग को एक्सप्लेन किया ताकि आप लोग को अच्छी तरीके से इसकी समझ आ सके। ओके, अब हमने जैसे कि डी जो कि मीडियन था वो हो चुका है, अब हमारे पास ई की बात आ रही है। ई हमारे पास किसका मिड पॉइंट है, ए एंड सी का मिड पॉइंट है। इसका मतलब है कि ई इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए एंड सी। सो हम यहाँ पर ए को राइट करेंगे, सी को राइट करेंगे, मिड पॉइंट के फार्मूले के अकॉर्डिंग यहाँ पर वैल्यूज़ को पुट करेंगे तो ई का जो मिड पॉइंट है वो हमारे पास आ जाएगा 13/2 एंड 4, यानी ये हमारा एक्स आ जाएगा, इसका ये हमारे पास वाई आ जाएगा। जब हमारे पास ई आ चुका है इट्स मीन कि अब हम बी एंड ई को फाइंड करेंगे। बी एंड ई को क्यों, क्योंकि बी एंड ई क्या है हमारे पास, ए सी का मिड पॉइंट को रिप्रेजेंट जो कर रही है लाइन वो एक बी है और दूसरी ई है हमारे पास। ठीक है, इस तरीके से हमने यहाँ पर फार्मूले के अकॉर्डिंग यहाँ पर वैल्यूज़ को पुट कर दिया। अब यहाँ पर देखें m2 इज़ इक्वल टू 4 में से जब हम -5 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -1। डिनोमिनेटर में क्या हो रहा है, ज़ीरो इसके साथ माइनस हो रहा है, ज़ीरो माइनस हो मल्टीप्लाई हो, ज़ीरो जब प्लस हो या माइनस हो कुछ फ़र्क हमें नहीं पड़ता, इट्स मीन हम यहाँ पर 13/2 को सेम राइट कर देंगे। अब हमने क्या कर लेना है, बड़ा ही आसान हमारा तरीक़ेकार है, -1 डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में, इट्स मीन हम यहाँ पर इस तरीके से भी राइट कर लें तब भी हमारी बात वही आ रही है। ठीक है, अब यहाँ पर देखें हमने क्या कर लेना है, डिवीजन के साइन को जो मल्टीप्लिकेशन में चेंज करेंगे तो ये जो फ्रैक्शन है इसका रेसिप्रोकल हमारे पास हो जाएगा। -1 जैसे कि यहाँ पर मल्टीप्लाई, इट्स मीन ये -2/13 हमारे पास आ जाएगा। ओके, यहाँ पर अब f को फाइंड करेंगे क्योंकि हमने यहाँ पर d को भी फाइंड कर लिया, e को भी फाइंड कर लिया। अब हमारे पास नेक्स्ट जो कि ट्राइंगल की थर्ड साइड है उसका जो मिड पॉइंट है उसको हमने f से रिप्रेजेंट किया। सबसे पहले हम f किसका मिड पॉइंट है, f है मिड पॉइंट ऑफ ए बी का, इट्स मीन a एंड b को हम यहाँ पर राइट करेंगे, मिड पॉइंट के फार्मूले में a b की वैल्यूज़ को फिल करेंगे तो हमारे पास जो मिड पॉइंट जो कि f है वो हमारे पास आ चुका है 5/2 एंड 5/2। अब हमने क्या कर लेना है, जैसे कि f कौन सी लाइन के साथ, यानी f की लाइन का एक पॉइंट f है, दूसरा पॉइंट क्या है हमारे पास c, इट्स मीन इस मीडियन के दो पॉइंट्स हैं, एक c है दूसरा f है। इसका मतलब है कि अब हमने c एंड f की मदद से इसका स्लोप फाइंड कर लेना है जो कि हमने फार्मूले के अकॉर्डिंग यहाँ पर राइट कर लिया है। ओके, यहाँ पर देखें हमारे पास क्या है 5/2 -8, इट्स मीन हम यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे, ये 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 -8, 8 के नीचे कुछ नहीं था, इट्स मीन 1 था तो हम 8 को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। नेक्स्ट ये हमारा डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या है 5/2 -8, इसको भी हम यहाँ पर 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। सो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर देखें हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा 5 -16/2, दूसरा भी हमारे पास 5 -16/2 हमारे पास आ जाएगा। ओके, यहाँ पर इनकी कटिंग हो जाएगी तो हमारे पास यहाँ से आ जाएगा -11/2 -11/2। अब जब हमारे पास नॉमिनेटर एंड डिनोमिनेटर में जो वैल्यूज़ हैं वो सेम होती हैं तो इस केस में हमारा जो आंसर है वो हमारे पास 1 आ जाता है।
तो इस केस में जो हमारे पास जो आंसर है वो 1 आ जाता है। तो इसलिए हम यहाँ पर राइट करेंगे M3 इज़ इक्वल टू 1। आप 1 भी डायरेक्ट राइट कर सकते हैं। अगर आप कहते हैं कि आपके टीचर कहते हैं कि एक्सप्लेन करके राइट करें, तो आप क्या करेंगे, -1/2 डिवाइडेड बाय -11/2। जब हम यहाँ पर डिवीजन के साइन को मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करेंगे तो ये हमारे पास 2/-11 हो जाएगा। ये और ये कट जाएंगे, तो हमारे पास जो M3 है वो किसके इक्वल आ जाएगा, वो हमारे पास यहाँ पर 1 के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, देखिए हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 14 का जो थर्ड पार्ट है वो क्या है, स्लोप ऑफ एटीट्यूड। स्लोप ऑफ एटीट्यूड होता क्या है, डिफिनेशन मैंने आपको शो कर दी। द एटीट्यूड ऑफ अ ट्राइंगल इज द परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट ड्रॉन फ्रॉम द वर्टेक्स टू द ऑपोजिट साइड ऑफ अ ट्राइंगल। यानी हम यहाँ पर आ जाते हैं अपने, एक मिनट, इस डायग्राम की तरफ। इस डायग्राम से हमें क्या मालूम हो रहा है कि हमारे पास ये क्या है, ये जो मिड पॉइंट की जो लाइन है डी ई एंड एफ की जो लाइन है, ये क्या है, परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर से मुराद कि वहाँ पर क्या ड्रा हो रहा है, अगर हम देखें तो ये ए डी एंड सी पर ये परपेंडिकुलर ड्रा है। परपेंडिकुलर से मुराद कि जहाँ पर हमारे पास 90 डिग्री का एंगल ड्रा हो रहा है, एंगल ड्रा हो रहा है 90 डिग्री का, इट्स मीन के वो क्या है, परपेंडिकुलर है। अब यहाँ पर देखें इस ट्राइंगल में ए डी परपेंडिकुलर है। सेम इसी तरीके से अब हम आ जाते हैं यहाँ पर बी ई एंड सी। बी ई एंड सी में हमारे पास क्या है, किस पर 90 डिग्री ड्रा हो रहा है, ई पर 90 डिग्री ड्रा हो रहा है। अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट ट्राइंगल की तरफ, बी सी एंड एफ की तरफ। अगर हम देखें तो यहाँ पर परपेंडिकुलर किस पर ड्रा हो रहा है, एफ पर ड्रा हो रहा है। ठीक है, ये एक बात थी जो आपको समझाना बड़ी ज़रूरी थी हमारे लिए। ठीक है, सो यहाँ जहाँ पर भी हमारे पास परपेंडिकुलर ड्रा हुआ है, हम उस हिसाब से यहाँ पर अब सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। जैसे कि हमारे पास जो परपेंडिकुलर ड्रा हुआ है वो अगर हम देखें तो यहाँ पर सी एंड एफ पर जो परपेंडिकुलर ड्रा हुआ है वो हमारे पास किसके, यानी सी एफ पर जो परपेंडिकुलर ड्रा हुआ है उसका वो कौन सी साइड थी, ए बी पर सी एफ ड्रा हुआ है। सेम अब यहाँ पर देखें डी हमारे पास ए डी परपेंडिकुलर है, किस पर परपेंडिकुलर ड्रा हुआ है, बी सी पर। इसी तरीके से ई इज अ परपेंडिकुलर, यानी बी एंड ई पर एक परपेंडिकुलर ड्रा हुआ है जो कि असल में कौन सी साइड है ट्राइंगल की, ए एंड सी वाली साइड है। उम्मीद करूंगी आपको ये वाला पॉइंट क्लियर हो चुका होगा। अब हम इसके पार्ट्स की तरफ आ जाते हैं। सो यहाँ पर देखिए हमने यहाँ पर डायग्राम आपके लिए ड्रॉ कर लिया है। ओके, यहाँ पर देखें स्लोप ऑफ एटीट्यूड ए डी का हम यहाँ पर स्लोप कर रहे हैं। सो जैसा कि हमें मालूम है कि ए डी इज़ परपेंडिकुलर टू, ए डी किसका परपेंडिकुलर है, कहाँ पर ड्रा हो रहा है, वो ड्रा हो रहा है बी एंड सी पर, बी एंड सी पर ड्रा हो रहा है। जिसका मतलब क्या हो जाएगा कि यानी अब हम यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रा करने के बाद परपेंडिकुलर वाला फार्मूला राइट कर लेंगे जो कि इज़ इक्वल टू -1/m2। सो m1 इज़ इक्वल टू -1/m2 क्या है हमारे पास, यहाँ पर हमारे पास m2 है। ओके, हमारे पास बी सी का स्लोप हम लोग इससे पहले जो इसके पार्ट्स थे उसमें कर चुके थे, जो कि हमारे पास बी सी का जो स्लोप था वो हमारे पास आया था 3/8, 3/8 आया था। जिसका मतलब क्या हो जाएगा कि हम इसको यहाँ पर जगह नहीं है तो मैं यहाँ पर मैनेज करके आपको राइट करके दे देती हूँ। जिसका मतलब ये होगा कि m1 इज़ इक्वल टू -1 अपनी जगह पर रहेगा, डिवाइड का निशान लगा देंगे, 3/8 यहाँ पर क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। डिवाइड का मतलब क्या होता है कि जब हम यहाँ पर डिवीजन के साइन को मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करते हैं तो ये हमारा रेसिप्रोकल हो जाएगा 8/3। जब हम यहाँ पर -1 के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे इट्स मीन -8/3 हमारे पास जो हमारा फर्स्ट है उसका हमारे पास आ चुका है एटीट्यूड। ठीक हो चुका है। अब हम नेक्स्ट की तरफ आ जाते हैं, बी एंड ई। असल में ये बी ई किसका परपेंडिकुलर है, ए और सी का। सो हम यहाँ पर राइट करेंगे बी ई इज परपेंडिकुलर टू ए सी।
जब ये ए सी के परपेंडिकुलर है इसका मतलब क्या हो जाएगा कि अब हमने यहाँ पर फार्मूला राइट कर लेना है। ए सी का जो हमारे पास स्लोप है वो हमारे पास क्या आएगा, ए सी का स्लोप हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा 8/3 यानी -1 8/3। जैसा कि हमने यहाँ पर क्या कर लेना है, -1 डिवाइड हो रहा है किसके साथ, 8/3 के साथ। जब हम ये डिवीजन का साइन यहाँ से हटा देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, -1 मल्टीप्लाई बाय 3/8 जो कि हमारे पास इक्वल टू होगा -3/8। यानी जो हमारा सेकंड पॉइंट था हमने उसका भी यहाँ पर एटीट्यूड फाइंड कर लिया है। अब हम आ जाते हैं अपने थर्ड पॉइंट सी एफ की तरफ। जैसा कि हमारे पास सी एफ किसकी परपेंडिकुलर है, ए और बी के। सो हमने इसी तरीके से राइट कर लेना है, सी एफ इज परपेंडिकुलर टू ए बी। हमने इन पार्ट्स को इस तरीके, हम एटीट्यूड फाइंड कर रहे हैं किसका, सी एफ का। सी एफ अपनी जगह पर सेम रहेगा, यानी हम यहाँ पर राइट कर लेंगे कि M1 इज इक्वल टू -1/M2। सो यहाँ पर देखें M1 किसकी इक्वल है, M2 हमारे पास क्या है, ए बी का स्लोप हमने फाइंड किया था क्वेश्चन नंबर 14 के फर्स्ट पार्ट में। इसी के फर्स्ट पार्ट में हमने जो साइड्स के स्लोप में ए बी का स्लोप फाइंड किया था, तो हमारे पास क्या आया था, हमारे पास वो आया था -1। माइनस एंड माइनस के निशान कट जाएंगे, जिसका मतलब क्या हो जाएगा कि M1 इज इक्वल टू 1। यानी हमारे पास जो हमारी 3 साइड्स हैं उन तीनों साइड्स का हमारा स्लोप हमारे पास फाइंड हो चुका है। और इसी के साथ हमारी ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। अल्लाह हाफिज़।